हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। समरी लेक्चर आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बढ़िया करके हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जैसे कि हर बार करते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। खुद से ट्राई बेटा जरूर करना है, पॉज कर करके अपने आप अगर आप ट्राई करोगे, आपको समय भले ही ज्यादा लग जाएगा बट कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट लेवल का आएगा। सिर्फ वन साइडेड वीडियो देखने से बेटा रिवीजन नहीं होता है, आपको खुद से अपना दिमाग लगाना है, खुद से अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। जो बच्चे को लगता है ना यार हम IIT नहीं कर सकते, आप थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको भी वही सब कॉन्सेप्ट जो आपने NCERT में पढ़े, अगर उनका अच्छे लेवल का एप्लीकेशन कर लोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। बेटा मैथ्स में कोई ऐसा हुआ नहीं है। आप सभी लोग कोशिश तो करें अपनी तरफ से, होगी नहीं होगी बात की बात है, अपनी तरफ से एफर्ट जरूर मारिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई अर्जुना JEE बैच में आप सभी का बेटा वेलकम बैक। एक बार समरी लेक्चर आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप सभी लोगों ने बेटा इस चैप्टर को पढ़ लिया है एक बार, है ना, और अब बारी है इसके अंदर हमारा समरी या इसको एक तरह से समराइज करने का। बढ़िया करके हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जैसे कि हर बार करते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से वो होने वाले हैं जो मैंने आपकी क्लास के अंदर आपको होमवर्क दिए थे, वो वाले भी डिस्कस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी आज हम करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है भाई। आज के इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इसको समरी के रिवीजन की तरह ले रहे हैं तो खुद से ट्राई बेटा जरूर करना है, पॉज कर करके अपने आप अगर आप ट्राई करोगे, आपको समय भले ही ज्यादा लग जाएगा बट कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट लेवल का आएगा, तभी वो आपकी रिवीजन कंप्लीट है। सिर्फ वन साइडेड वीडियो देखने से बेटा रिवीजन नहीं होता है, आपको खुद से अपना दिमाग लगाना है, खुद से अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, तभी आपको बढ़िया करके चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स निटी-ग्रिटी समझ आएंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई। जैसा कि मैंने बताया, समरी एज वेल एज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक JEE मेन के सवाल से, जो कि 2022 का है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मैंने आई थिंक आपको अर्जुना JEE बैच के अंदर होमवर्क दिया था। टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5 6 7 विदाउट रिपीटिशन विच आर मल्टीपल ऑफ 6। तो अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 6 बोला है, यानी मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 3। ऑल्सो 5 डिजिट नंबर बनाना है। डिजिट्स कितनी है हमारे पास, 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, करेक्ट। और विदाउट रिपीटिशन, यानी एक बात पक्की है कि हमें एक डिजिट को यूज नहीं करना है, क्योंकि 6 डिजिट्स हैं और नंबर 5 डिजिट बनाना है। तो अब कौन कौन सी डिजिट मैं यूज कर सकता हूं, तो मैं बस ये देख रहा हूं सम ऑफ डिजिट्स क्या है। देखिए 7 और 6 13, 13 और 5 18, 19 20 23 और एक 24। तो 24 इज सम ऑफ डिजिट्स। इन सभी डिजिट्स का सम देखें तो 24 है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 7 3 10 और 11 21 22 23 24, करेक्ट। तो अब अगर मैं देख रहा हूं सम ऑफ डिजिट 24 है, यानी कि अगर मुझे एक डिजिट हटानी है तो या तो वो 3 हट सकती है या फिर 6 हट सकती है, क्योंकि अगर 24 सम ऑफ डिजिट देख रहे हैं, 24 3 से डिविजिबल है। तो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर मैंने 3 को नहीं यूज किया, इफ 3 केस 1, इफ 3 इज नॉट यूज्ड, 3 इज नॉट यूज्ड, तो बेसिकली सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा, 24 में से 3 चले जाएगा, 21 आ जाएगा, है ना। तो यानी जो डिजिट्स यूज होंगी 1 2 5 6 7 डिजिट्स यूज होंगी। और सिमिलरली एक केस मेरे माइंड में ये चल रहा है कि भाई 6 इज नॉट यूज्ड, क्योंकि एक ही डिजिट हटानी है और सम ऑफ नंबर्स ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो यानी 3 या 6 में से ही हट सकता है, और तो कोई हटाओगे तो 24 में से मान लो 1 हटाया तो 23 रह जाएगा। 3 से डिविजिबल ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें 6 से डिविजिबल चाहिए, तो 3 से तो इंश्योर कर लिया मैंने डिविजिबल हो जाए, है ना। तो अब इससे आंसर निकालते हैं। ये 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, बट मुझे क्योंकि अब इसको इवन भी बनाना है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स तो आ गई 3 से डिविजिबल, बट मुझे उसको 6 का मल्टीपल मतलब 3 के साथ साथ 2 का भी मल्टीपल यानी इवन नंबर बनाना है। यानी लास्ट डिजिट को सिर्फ 2 वेज में ही फिल कर सकता हूं, या तो 2 आएगा या बेटा 6 आएगा। लास्ट डिजिट कैन बी फिल्ड ओनली इन 2 वेज बिकॉज इट हैज टू बी इवन। मान लीजिए यहां 2 आ गया है, अब तो 2 तो अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन यूज करना नहीं है। बाकी अब 4 3 2 1, ये वाली 4, ये वाली 3, ये वाली 2 और ये वाली 1, यानी हमारे पास 2 × 4 फैक्टोरियल, यानी कि 48। तो ये बन गए भाई 48, तो हमारे पास ये वाले नंबर्स बन गए 6 से डिविजिबल, जिसके अंदर 3 को यूज नहीं किया गया है। 3 के अलावा ये जो 5 नंबर थे ये यूज हुए हैं। सेकेंड केस अब 6 यूज नहीं हुआ है, मतलब 1 2 5 1 2 5 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7, 5 डिजिट्स जो यूज हो रही हैं
वो ये हो रही हैं। और क्योंकि इवन भी बनाना है तो इवन डिजिट तो एक ही है, लास्ट डिजिट कैन ओनली बी फिल्ड इन वन वे, जस्ट पुट 2 देयर, क्योंकि सिर्फ 2 ही यूज हो सकता है इस बार, 6 तो यूज करना अलाउड ही नहीं है। तो बस अब तो, और बाकी में तुम समझ ही गए, 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये सब मल्टीप्लाई हुए तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 नंबर्स यहां से मिले, और इसको ऐड कर लेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 48 + 24 दैट इज 72। तो डी ऑप्शन होना चाहिए बेटा, फाइनल आंसर इसका डी होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन, एक तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन नहीं कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला क्या लगा इसमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट बस यही होता है बेटा। जो बच्चे को लगता है ना यार हम आईआईटी नहीं कर सकते, आप थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको भी वही सब कॉन्सेप्ट जो आपने एनसीईआरटी में पढ़े, अगर उनका अच्छे लेवल का एप्लीकेशन कर लोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो बेटा। मैथ्स में कोई ऐसा हुआ नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि हम प्रैक्टिस करने से घबराते हैं। प्रैक्टिस जिस दिन तुम भिड़ गए, 100 सवाल ट्राई करे, चाहे 25 हुए, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, डेली डेली आपको खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, एंड इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब आपसे क्वेश्चंस के नंबर बढ़ जाएंगे। दैट इज हाउ, हमने भी तैयारी वैसे ही करी है, सभी लोग वैसे ही करते हैं। इस चीज में देखो काफी इवॉल्व हो गया है, पेपर भी इवॉल्व हो गया है, पढ़ने का तरीका इवॉल्व हो गया है, सब कुछ इवॉल्व हो गया है, बट इस चीज का इवोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैथ्स में आज से 100 साल पहले भी सवाल प्रैक्टिस करके ही समझ आती थी, आज भी वैसे ही मैथ्स समझ आएगी। तो खूब सारे क्वेश्चन लगाने हैं, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो जिस बच्चे में इतना पेशेंस होता है कि वो उतने सवाल लगाने के लिए रेडी है, उसकी मैथ्स अच्छी हो जाती है। बट जिसको लगता है कि नहीं मैं इतने सवाल नहीं, इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी, इतने सवाल कैसे लगाऊंगा, टाइम नहीं है, ये वो, ये भी करना है, वो भी करना है, बाकी सब्जेक्ट्स में तो इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वो पढ़ लूंगा, तो आपकी मैथ्स फिर स्ट्रांग नहीं हो सकती बेटा। दैट इज द सैड रियलिटी। ठीक है, तो आप सभी लोग कोशिश तो करें अपनी तरफ से, होगी नहीं होगी बात की बात है, अपनी तरफ से एफर्ट जरूर मारिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने में। चलिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए आज, और इनको ट्राई करो। ये नहीं कि एडवांस का सवाल है, अरे सर मैं कैसे कर पाऊंगा, तुम खुद ट्राई करो, पॉज करके भूल जाओ ये एडवांस का सवाल है, और तुम देखोगे बहुत इजी प्रॉब्लम है। वर्ड ऑफ लेंथ 10 आर फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है, बहुत अच्छी बात है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। सो ऑब्वियसली अगर आपको 10 लेटर का वर्ड बनाना है ना, लेंथ 10, 10 लेटर का वर्ड बनाना है और कोई रिपीटिशन यूज नहीं करनी, मतलब 10 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे, तो x तो बिल्कुल ही सिंपल 10 फैक्टोरियल हो गया बेटा। x की वैल्यू क्या हो गई, 10 फैक्टोरियल हो गई। देखोगे अभी तुम सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसा क्वेश्चन भी एडवांस में आ सकता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, y बी द नंबर ऑफ सच वर्ड वेयर एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस। अच्छा, मतलब अब y के अंदर हमें क्या करना है, जैसे मान लो ए रिपीट हो गया, एग्जैक्टली एक ही, और कोई रिपीट नहीं होगा। अगर ए रिपीट हो गया तो कोई और रिपीट नहीं होगा, और ए भी 2 बार ही आएगा। एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो ए 2 बार अगर आ गया, अब तुम्हारे माइंड में नेचुरली ये सवाल आएगा, सर ए ही क्यों आना चाहिए 2 बार, कोई भी आ सकता है 2 बार, बिल्कुल सही बात है। तो हम 10C1 तरीके से एक अल्फाबेट सेलेक्ट करेंगे जो रिपीट करेगा। जैसे हमने मान लो ए सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है वो बी सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है सी, इन 10 में से कोई सा भी एक सेलेक्ट करके उसको रिपीट करवा देंगे। ठीक है सर, 10C1 करके। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद अब तुम्हें कितने और अल्फाबेट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें 10 लेटर्ड वर्ड बनाना था, जिसमें से 2 तो बन गए हैं, ए डबल ए आ गया है। अब तुम्हें 8 और चाहिए, और हैं कितने अल्फाबेट, हमारे पास तो अभी 9 अल्फाबेट बचे, और अब इनमें से तो कोई रिपीट होना नहीं है, तो 9 में से 8 को ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि अगर आपने ए को रिपीट किया है तो दैट नेचुरली मींस एक हटेगा भी तो ना, तो यानी आपके 9 के 9 नहीं होंगे, 9 में से 8 ही सेलेक्ट होंगे। 9 में से 8 चाहे सेलेक्ट कर लो आप जो यूज करने हैं, या 9C1 कर लो कि जो हटाना है आपको, एक ही बात है, 9C8 या 9C1 एक ही चीज होती है। सो 10C1 क्या था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग दैट अल्फाबेट जो रिपीट होने वाला है। ठीक है, 9C8 क्या है, इन बचे हुए 9 में से कौन से 8 यूज होने हैं। मान लीजिए बचे हुए 9 में से जो 8 यूज कर रहा हूं मैं, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, और आई जे कर लिया, मतलब मैंने बेसिकली एच को नहीं इस्तेमाल किया, एच को इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब इन सब के अरेंजमेंट भी कर सकता हूं, क्योंकि वर्ड बनाना है ना, अभी तो सिलेक्शन हुआ है। इन सब के अरेंजमेंट करने का मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 एज आर अलाइक, 2 एज अलाइक हैं, 10 में से 2 अलाइक का तुम्हें पता है अरेंजमेंट ये होता है। तो ये बारी हो गई, ये बात हो गई वाई की।
y की वैल्यू बेटा ऐसी कुछ हो जानी चाहिए, करेक्ट। हमें क्या निकालना है, y बाय 9x। अच्छा, तो y को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2, और 2 5 ये काट देता हूं तो 2 कट गया 5, 9 5 45 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, लेट्स क्रिएट y अपॉन 9x। तो y की वैल्यू, क्योंकि y अपॉन 9x निकालना है, 45 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 9, x की जगह 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल कट गया, 9 5 45, तो फाइनल आंसर 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, करेक्ट। तो देख पा रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन आया है एडवांस में। तो ऐसे आते हैं बेटा, को बिल्कुल नहीं घबराना है कि अरे सर ये तो आ गया, उस साल आ गया, इस साल आ गया, अब नहीं आते, अभी भी आते हैं इजी। तुम्हें हर चैप्टर के कुछ ना कुछ सवाल तो जेई में इजी मिलेंगे। हो सकता है पीएनसी का इजी ना हो तो बाइनोमियल का इजी होगा, तो क्योंकि ओवरऑल लेवल जेई को मेंटेन करना होता है ना, ऐसा नहीं है सारे ही हार्ड दे देंगे। वो 36 सवाल आ रहे हैं मैथ्स में, अगर पेपर 1 2 मिला के, तो 36 के 36 टफ नहीं आते हैं, उसमें से होते हैं 10 क्वेश्चन आराम से इजी, और 10 क्वेश्चन मीडियम भी होते हैं। 36 में से आप ये मान के चलिए 20 क्वेश्चन तो इजी टू मीडियम ही आपको 100% मिलेंगे आजकल जिस तरह का पेपर आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, बच्चे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो वहां पे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उस चीज को अगर आप सॉल्व कर लें, और वो कैसे सॉल्व होगी, खूब सारी प्रैक्टिस करके। तो हर चीज का एक ही इलाज है भाई मैथ्स में, दैट इज प्रैक्टिस। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अब ये सवाल मैंने अर्जुना जेई में आधा करवाया था, आधा होमवर्क दिया था। इफ यू रिमेंबर, फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स हुज सम ऑफ डिजिट्स इज 59। बस यहीं तक कराया था क्वेश्चन। ऐसी 7 डिजिट इंटीजर्स बतानी है जिनकी सम ऑफ डिजिट्स 59 है। और बाद में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 11। ध्यान से देख लीजिएगा, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या 3, नहीं लेक्चर नंबर 3 या 4 की बात होगी आपके। हाँ, तो देखते हैं सम ऑफ डिजिट 59। तो अब सर ये कैसे करें, देखो अगर मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट देखूं एक 9 डिजिट नंबर का, सॉरी 7 डिजिट नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर सारे ही 9 हो गए, सारे ही 9 हो गए, तो 9 7 63 हो जाएगा, है ना भाई। मैक्सिमम सम तो तब आएगा जब सारे के सारे 9 हो गए, यानी 9 7 63 कैन बी द मैक्सिमम सम। 63 से ज्यादा सम ऑफ डिजिट्स नहीं हो सकता, बट उसने 63 के बहुत पास दिया है, यानी एक बात तो तय है सर, इस नंबर में बहुत सारे 9 हैं, क्योंकि 59 एंड 63 आर वेरी क्लोज, है ना। तो यानी बहुत सारे 9 आ रहे होंगे। तो हम केसेस बाय केसेस शुरू करेंगे। एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, सारे के सारे निकाल रहा हूं, फिर डिविजिबल बाय 11 भी बताऊंगा। ऑल्दो ये वाला करा दिया था मैंने अर्जुना जेई में, बट रिपीट कर रहा हूं कैसे किया था। तो अब लास्ट डिजिट को एक काम करते हैं, हम मैक्सिमम 9s लेके शुरू करते हैं। जैसे कि अब कितना हो गया सम, 9 6 54, 54 हो गया, और यानी कि एक डिजिट जो होगी वो 5 होगी, क्योंकि 54 और 5 59 सम हो जाएगा। मैक्सिमम 9s लेके मैंने शुरू किया, पहला केस। बट इनके अरेंजमेंट भी पॉसिबल है, इनके अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 अलाइक 6 फैक्टोरियल, यानी इनके अरेंजमेंट आ गए बेटा 7, करेक्ट। अब ऐसे ही अगला केस क्या हो सकता है भाई, अब आपने एक 9 कम कर दिया, मैक्सिमम 9s मैंने लेके शुरू करे 6, अब मैंने 5 बार 9 लिख लिया। और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम क्या करेंगे, इस 9 की एक वैल्यू इसे दे देंगे, तो ये 8 और ये 6 बन जाएगा, 8 और 6 बन जाएगा, करेक्ट। या फिर एक काम और कर सकता था, इतने ही 9 के साथ, 5 9 के साथ 8 6 की जगह इन्हें 7 7 एक वैल्यू और इसे दे दी। तो बेसिकली सेम नंबर ऑफ 9s के साथ, इतने 9s के साथ 2 केसेस बन गए, 8 6 या 7 7, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स तो 59 आएगा ही, क्योंकि इधर की उधर ट्रांसफर कर रहे हो वैल्यू, ओवरऑल सम सेम रह रहा है। तो इसके अरेंजमेंट कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 अलाइक हैं बेटा, 5 9 है तो 5 अलाइक हैं, यानी 7 6 42 हो गया है ये। इसका क्या होगा भाई, इसमें से 7 में से 5 अलाइक, 2 अलाइक, तो ये तो 21 हो गया, ये तो 21 हो गया। तो ये वाला थर्ड केस हो गया, राइट, जिसमें 5 9s के साथ हमने वर्कआउट किया है। अब एक 9 और कम कर देता हूं, मतलब अब 4 9 ही रखूंगा, क्योंकि 5 9 के साथ केसेस सारे कवर हो गए हैं। अब इसकी एक वैल्यू से दे दो, 8 8 7 बन जाएगा, 8 8 7, करेक्ट, 8 8 7 बन गया। और इसका अरेंजमेंट कर लो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो 7 6 5 अपॉन 2,
तो ये कितना हो गया, 15 7 जा 105 हो गया है बेटा, इसकी वैल्यू 105 हो गई है, करेक्ट 105 हो गई है। अब तुम बोलोगे सर इतने 9 के साथ और भी केस बनेगा क्या, तुम देख लो भाई, अगर आपने इसकी वैल्यू इसे दे दी तो ये 7 और वो 8 बन जाएगा, तो 7 8 8 इसी का अरेंजमेंट बन जाएगा। अरेंजमेंट तो हम ले चुके हैं ना यहाँ पे, तो अपने को सेम डिजिट्स के साथ और कुछ नहीं मिल रहा, सारी डिजिट सेम ही रहेंगी, तो 4 नंबर ऑफ 9 के साथ और कुछ नहीं मिल रहा। अब अगला 9 कम करूंगा तो इसकी वैल्यू इसे तो दूंगा नहीं, क्योंकि ये 8 ये 9 बन जाएगा, अल्टीमेटली नंबर ऑफ 9 तो सेम रहेंगे। मैं नंबर ऑफ 9 को कम करना चाहता हूं, 4 की जगह 3, तो इसकी वैल्यू सीधे इसे दे देता हूं, तो 3 9 हो गए, ये 8 ये 8 ये 8 ये 8 हो गया, 4 8 हो गए बेटा। अभी भी सम तुम्हारा 59 ही बनेगा, 59 ही बनेगा, चेक करके देख लीजिए, बिल्कुल बनेगा ही, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू उठा के बस उसे दे दी, तो अल्टीमेटली सम तो सेम रहा। तो बस इसके अरेंजमेंट कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 35 बन गए बेटा, 35 बन गए आपके नंबर ऑफ इंटीजर्स इस वाले से। बस अब और 9 कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब इसकी वैल्यू जिसको मर्जी दे दो, ये हटेगा 8 बनेगा तो वो 9 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इससे ज्यादा कम 9s में नहीं कर सकता। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन केस बाय केस हमने सॉल्व कर दिया है। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जिनका सम ऑफ डिजिट्स 59 आ जाएगा विद सम ऑफ दीज 7 + 42 + 21 प्लस 105 + 35, तो ये हो गया भाई 42 52 62 63 और 7 70, और ये हो गया 140, यानी कि हो गया 210। 210 नंबर्स हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स 59 आता है बेटा, करेक्ट। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। अब जो मेन क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में आपको दिया था, दैट इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, विच इज कि भाई अब इन 220 में से हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 11। 11 का क्या, 11 से कितने डिविजिबल हैं। 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट कई लोगों को याद नहीं होता है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। ऐसा नंबर देखो, पहले तो एसओ क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। मैं 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझा रहा हूं, ऑड प्लेसेस। एंड एसई क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। सम ऑफ डिजिट्स है ये, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो जैसे और अगर ये एसओ माइनस एसई डिविजिबल बाय 11 हो जाए, देन नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय 11। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए 1 3 5 7 9 8 ये कोई एक नंबर लिख दिया, तो इसका एसओ क्या है, ऑड प्लेस क्या है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ठीक है। तो एसओ क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 9, दैट इज 15। एसओ क्या हो गया बेटा, 15 हो गया। और एसई क्या हो गया, एसई सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन मतलब सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, ठीक है। तो 7 3 10 और 8 18 हो गया। इन दोनों का फर्दर डिफरेंस लेना है, एसओ माइनस एसई। क्या 11 से डिविजिबल आ रहा है, एसओ माइनस एसई तो, या एसई माइनस एसओ 3 आ रहा है, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो इसलिए ये नंबर जो है ओवरऑल नॉट डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, बिकॉज एसओ माइनस एसई 11 से डिविजिबल नहीं आया। यही चीज अगर मैं थोड़ी सी चेंज कर देता, ऐसे कर देता मान लो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया। तो अब एस ई क्या है, एस ओ क्या है, सॉरी, पहला तीसरा पांचवा 15 ये अभी भी। और एस ई क्या हो गया, एस ई को तुम अगर देखोगे तो 3 + 7 10 + 5 ये भी 15 आ गया। एस ओ माइनस एस ई तो 0 आ गया, और 0 तो डिविजिबल बाय एवरीथिंग है, तुम्हें पता है 0 इज डिविजिबल बाय एवरीथिंग। तो क्लियरली 0 इज डिविजिबल बाय 11, इसलिए जो ओवरऑल नंबर आएगा वो भी 11 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर लीजिए, 135795 135795 चेक कर लेते हैं जरा कैलकुलेटर से, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 135795 डिवाइडेड बाय 11 बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा, करेक्ट। तो दैट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, ठीक है। तो मैंने अब आपको ये समझा दिया है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। जैसे आप 121 को देखो, एस ई क्या है, एस ओ क्या है 2, एस ई भी 2 ही है क्योंकि एक ही डिजिट है, 2 - 2 0, क्लियरली 1 से 11 से डिविजिबल है।
चलिए, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो अब मैं फिर से इसमें क्या कर रहा हूं, बेसिकली मुझे SO माइनस SE 0 चाहिए या +-11 चाहिए या +-22, इस तरह का कुछ चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और जेई का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें कैसे ये थ्योरी इसके अंदर यूज होगी जेई के क्वेश्चन में। हाँ, तो SO माइनस SE ये चाहिए मुझे, 11 से डिविजिबल चाहिए, तो या तो 0 चाहिए या 11 चाहिए, -11, 22, -22, 33, -33, इस तरह से। बट ऑल्सो SO प्लस SE तो मुझे गिवन है, SO प्लस SE मुझे 59 गिवन है। SO प्लस SE क्या गिवन है? 59, क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट्स तो 59 है। तो एक तरह से मैं दो इक्वेशंस और दो अननोन्स करके इन्हें सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए SO माइनस SE को पहला केस मैंने 0 ले लिया है, तो दो इक्वेशंस हो गई ना, SO माइनस SE 0 है, SO प्लस SE 59 है। तो एडिंग द टू इक्वेशंस मुझे 2SO, ये तो कट गया, 59 मिल गया, यानी SO मिल गया 59/2। नाउ ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटीजर ही नहीं आया ना भाई। SO तो इंटीजर आना चाहिए था, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, इवन प्लेस। SE क्या है? इंटीजर्स हैं, यानी 0 तो हो नहीं सकता। तो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि ये 0 इवन था और ये ऑड था, और इधर तो ट्वाइस SO, मतलब एक LHS में इवन नंबर बन रहा है, तो RHS में भी इवन नंबर ही बनना चाहिए था। यानी मुझे समझ आ गया ये वाला केस इस बार वैलिड नहीं है, 0 और 59, क्योंकि 0 59 का सम ऑड आ जाएगा। सिमिलरली 22 भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 22 और 59 का सम भी ऑड आएगा, समझ गए, और डिफरेंस भी -22 भी। तो यानी मुझे एक बात समझ आ गई कि जो ऑड वाले हैं वो तो नहीं होने वाले, वो तो नहीं, सॉरी, इवन वाले तो नहीं होने वाले, 0, 22, -22, 44, वो सब नहीं होने वाले। तो 11 ट्राई करते हैं। सर ऐसे कब तक करूंगा? रुक जाओ, भी सब समझ आ जाएगा तुम्हें। तो लेट्स टेक द सेकंड केस, दैट SO माइनस SE, क्योंकि 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो 11 ले लेते हैं। ठीक है जी, फिर से इन दोनों को ऐड करता हूं, ये कटा, तो 2SO हो गया 59 और एक 60 और 10 70, यानी SO हो गया बेटा 35, और SE वापस डालोगे तो आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 59 है, तो 24 आ जाएगा। तो SO 35, SE 24 आ जाएगा। ठीक है जी, ये केस बन गया हमारा। अब तुम कहोगे सर ऐसे कब तक करूंगा? अभी रुक जाओ, सब समझ आ जाएगा। अब इसी को -11 ले लेते हैं। जैसे ही -11 लोगे और फिर ऐड करोगे, ये तो कटा, 2SO बन गया, 59 -11 होता है 48, यानी SO आ गया 24, और इस बार SE आ जाएगा 35। उल्टा हो गया बेसिकली, SO और SE की वैल्यू पलट गई बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा SO है क्या? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। SE क्या है? सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो SE की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, जरा सोच के देखो भाई। SE का मतलब हुआ इवन प्लेसेस पर, इवन पे सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, करेक्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, इस तरह से चल रहा है। यानी कि अगर सारे के सारे 9 भी हो गए इस नंबर में, 9 3 27, तो SE की मैक्स वैल्यू तो 27 ही हो सकती है ना। सिमिलरली SO की मैक्स वैल्यू, ये ऑड प्लेसेस हैं, अगर ये सारे 9 भी हो जाएं तो 36 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी SO की मैक्स वैल्यू 36 हो सकती है इस सवाल में, SE की मैक्स वैल्यू 27 हो सकती है अगर सारे 9 हो गए। अब ये SE तो 35 आ गया, सो ऑब्वियसली ये वाला केस इसलिए रिजेक्ट हो गया, बिकॉज SE मैक्स तो 27 ही था, 35 कैसे ले आओगे? सारे 9 भी लिख लोगे तब भी 35 नहीं बन पाएगा, राइट। तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, देखो ये मैक्स वैल्यू से कम है, 35 है और ये 24 है। अब सिमिलरली तुम समझ गए कि अगर देखो 22 तो वैसे ही नहीं ले सकता, इवन वाला केस मैंने बताया था कि इवन वाला 0 जैसे नहीं था, 22 नहीं होगा। ऑड वाला 11 लिया, अब 33 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम 33 लोगे तो SO SE बहुत ज्यादा बाहर चले जाएंगे इस रेंज के। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस बहुत ज्यादा बाहर चले जाएंगे इस रेंज के, यानी कि सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, SO 35 SE 24, SO 35 और SE 24 ही हो सकता है बेटा। ठीक है जी, SO 35 और SE 24 ही हो सकता है। तो बस अब हमें केसेस बनाने हैं कि किस किस तरह से SO 35 हो जाए और SE 24 हो जाए। ठीक है भाई, तो अब यहां देखते हैं जरा, 24 वाला इजी है हमारे लिए, 3 ही नंबर देखने हैं। तो क्या फर्स्ट केस में 3 नंबर्स का सम, देखो जो इवन प्लेसेस हैं इस पे कोई 3 नंबर सच दैट 24 आ जाए, 9 9 और 5,
18 और 5 तो 23 होता है, नहीं। तो कोई भी 3 नंबर इनमें से ऐसे नहीं बन पाएंगे जिनका सम 24 आ जाए। एसई को 24 क्योंकि रखना है ना, यानी फर्स्ट केस में नो नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 11, क्योंकि किसी में एसई तुम्हारा 24 आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम एसई को 24 बनाना चाहते हैं। एसओ ऑटोमेटिकली 35 बन जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स तो 59 है ही। तो फर्स्ट केस में तो कोई डिविजिबल बाय 11 नहीं आने वाला। लेट्स कम टू सेकंड केस। क्या इनमें कोई 3 डिजिट ऐसी हैं जिनका सम 24 आ जाए? 8, 6, 14 और 9। 14 और 9 23 होता है, नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। 9 दूनी 18, 18 और 6 तो 9, 9, 6 का सम आ रहा है। यानी केस 2 के अंदर, इसी को कॉपी कर देता हूं, इसी को कॉपी कर देता हूं, तो ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। ये सब चीजें अब मैं हटा रहा हूं। एसओ एसई की कोई काम नहीं है मुझे, बिकॉज मुझे समझ आ गया है एसओ एंड एसई की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। नाउ आई जस्ट वांट टू चेक आउट ऑफ दीज केसेस किस किस में मैं इस तरह का कुछ कर सकता हूं कि, तो फर्स्ट केस में नॉट पॉसिबल, डिविजिबल बाय 11 सोच रहा हूं मैं, डिविजिबल बाय 11 यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, डिविजिबल बाय 11 अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसको साइड कर देते हैं, अभी हट तो जाता है वैसे। हाँ, तो डिविजिबल बाय 11 देखना है तो हमने देखा भाई फर्स्ट केस में तो बन नहीं पाएगा, और सेकंड केस के अंदर हमें समझ आ गया कि इसके अंदर सर अगर आप डिजिट्स ऐसे ही रखें कि यहां पे 9, 9 और 6 कर दें यहां पे, है ना भाई, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ये 9 है, ये 9 है और ये 6 है। एसई इवन प्लेसेस पे 18 और 6 24 बन गया। तो यानी इस तरह से आपका एसई हमारा इस केस में क्या बन सकता है? 24। एसओ ऑटोमेटिकली बन रहा होगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 9, 9, 9 और 8 का सम देख लीजिए, 27 और 8 क्या होता है? 27 और 8 बेटा 35 होता है। वो आना ही है क्योंकि आपने सम तो टोटल 59 रखा है बस। तो 9, 9, 6 होंगे इवन प्लेसेस पे, बट ये आपस में अरेंज हो सकते हैं भाई। ये 9 और ये 6, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आपस में अरेंज, और ये 4 इवन वाले आपस में अरेंज 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि बेटा 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, राइट, 12 हो जाएगा। समझ गए? समझ गए कि मैंने इवन वाले आपस में अरेंज कर दिए तीनों, ऑड वाले आपस में अरेंज कर दिए, क्योंकि उनका सम ऑफ डिजिट्स तो सेम रहेगा, आपस में इंटरचेंज भी हो जाए। ऐसे ही अगले में देखते हैं, क्या 3 नंबर का सम 24 आ सकता है? सर 9, 7, 7, 7 दूनी 14 और 9, नहीं, 14 और 9 नहीं होता है। 9, 9, 9 नहीं, हमें तो 24 चाहिए। तो इस केस में भी कोई हमें दिखाई शायद नहीं दे रहा है। देखो 9, 7, 7 नहीं दिख रहा। 9, 9, 18 और 7, 18 और 7 तो 25 होता है। तो इस केस में भी मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर्स नहीं दिख रहे, जस्ट लाइक फर्स्ट केस। मजा आ रहा है ना भाई? अगले वाले को देखते हैं फिर से बिल्कुल वैसे ही। 9, 9, 8 इसमें तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। 9, 9, 8 इवन पर जो डिजिट्स हैं उनका सम ऑफ डिजिट्स 18 और 8, 18 और 6 चाहिए था, सॉरी इस बार ये तो नहीं लिखे, ये तो नहीं लिखे। और कोई ऑप्शन है इसमें? 18 और 7 नहीं, 9, 8, 7, हाँ 9, 8, 7 हो जाएंगे शायद, सोच के देखिए। 9, 8 और 7, क्या मैं सही बोल रहा हूं? 9, 8 होता है 17, 9 और 8 होता है 17, 17 और 7 24 होता है भाई। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो 9, 8, 7 मैंने रख दिए हैं इवन प्लेसेस पर, देख लीजिए 24 बन जाएगा बेटा। 9, 8, 7 जो मैंने सर्कल करे हैं, 9, 8, 7 इनका सम 24 है। तो बस अब क्या है, इसको जल्दी से लेकर बेटा इन्हें अरेंज कर देते हैं फिर से। ये तीनों आपस में अरेंज, और ये बचे जो हैं 4 में से 3 अलाइक हैं, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 24 ये हो गए, 24 ये हो गए, करेक्ट, सही है ना? अब लास्ट केस को देख लेते हैं, इसमें भी हो जाएगा अगर मैं देख पा रहा हूं तो। 8, 8 और 8, 8 और 8 आ जाए, 8 3 24 होता है। 8, 8 एंड 8, 3 8 का सम 24 होता है, करेक्ट। तो बस ये 3 इवन प्लेसेस पे इनका अरेंजमेंट तो 1 ही होगा, तीनों अलाइक हैं। और 1, 2, 3, 4, 4 में से 3 अलाइक, यानी कि 4 शब्द यहां से आ गए। तो अब जल्दी से गिन लेते हैं, 24 और 12, 36 और 4, 40 वर्ड्स आ गए हैं। तो आंसर क्या हो गया? 40 इसमें से जो नंबर्स हैं वो 11 से डिविजिबल आएंगे।
बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम। तो डिविजिबल बाय 11 का आंसर है 40। इन्हीं 3 केसेस में बन पाएगा, एक इस वाले में एक सिनेरियो, इस वाले में और इस वाले में, बाकी 2 सिनेरियोज में कुछ भी नहीं बनेगा। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तुम लोग सोचोगे सर ये जेई में कैसे आ जाएगा, इतना लेंथी क्वेश्चन थोड़ी आएगा। बेटा तुम ये बात तुम्हें समझनी है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जरूरी नहीं है पूछा जाए, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी यूज करके अगर छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए जेई में, जिसके अंदर तुमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि ये केसेस कैसे बनाते हैं, एसओएसई कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ 59 है तो वहां 0 या 22 नहीं लिया, यहाँ 58 होता तो मैं 0 या 22 में से ही कुछ लेता, इनकी मैक्स वैल्यू क्या होती है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखते हैं बेटा, एक जेई का क्वेश्चन इसके ऊपर आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पर। हाउ मेनी 6 डिजिट इंटीजर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द डिजिट्स दीज विच आर डिविजिबल बाय 11। देख रहे हो ना, ये मत सोचना डिविजिबल बाय 11 है तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। नहीं, लेंथी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो 6 डिजिट्स हैं और 6 डिजिट नंबर ही बनाना है, ठीक है सर, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सारी की सारी डिजिट यूज होंगी। लेट्स सी द टोटल सम, 9 1 10 17 और 5 22 23 24, तो एसओ प्लस एसई तो 24 है बेटा। इस बार क्या है, 24 है। एसओ प्लस एसई क्या है, 24 है। और एसओ माइनस एसई, अब तुम बता पाओगे एसओ माइनस एसई को, या तो 0, क्योंकि इवन है ना, अब मुझे पता है ऐड करके मुझे इवन बनाना है 2SO। पिछली बार वहां 59 ऑड था तो ऑड प्लस ऑड इवन बना था, इस बार इवन है तो या तो 0 लूंगा या प्लस माइनस 22 लूंगा या प्लस माइनस 44 लूंगा, इवन वाले ही लूंगा, करेक्ट। चलिए तो पहला केस 0 लेके शुरू करते हैं। 0 लिया, ऐड किया तो 2SO बराबर 24, यानी SO बराबर 12 हो गया, तो SE भी 12 ही हो जाएगा बिकॉज दोनों का सम 24 था। केस नंबर 2 कि सर 0 के अलावा अगर SO माइनस SE 22 हो गया या माइनस 22 हो गया, कोई भी ले लेंगे, चलिए पहले 22 ले लेते हैं। तो अगर मैं ऐड करूं, ये कटा, 2SO आ गया 46, यानी SO आ गया 23। अब SO की मैक्स वैल्यू कितनी है सोच के देखो, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस की, 6 डिजिट नंबर है सर, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस 1 3 5, मैक्सिमम 3 9 भी हो गए, तो 9 तो हो ही नहीं सकते सर क्योंकि सारे 9 है ही नहीं। 9 7 और 5 भी अगर हो गए तो मैक्सिमम सम कब आएगा, जब 9 7 और 5 हो जाएंगे। 9 7 5, क्योंकि यही सबसे बड़े नंबर है। इनका सम देखिए 7 5 12 और 9, 12 और 9 तो 21 होता है, तो ऐसी 23। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली आप देखेंगे अगर माइनस 22 वाला लूंगा तो SE तुम्हारा आउट ऑफ रेंज चले जाएगा। फिर से एक 22 वाला पॉसिबल नहीं है ना, ना माइनस 22 वाला, और 22 नहीं है तो 44 वगैरह तो भूल ही जाओ, करेक्ट। तो वो सब नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 0 का केस ही है। यानी सिर्फ एक सिचुएशन में 11 से डिविजिबल आएगा, दैट इज SO एंड SE बोथ शुड बी इक्वल टू 12, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हो गया। बस अब आपको ये इंश्योर करना है कि जो 6 डिजिट्स हैं उनमें से किन 3 का सम 12 हो सकता है। तो सर 9 2 11 और 1, मतलब 1 2 9, 1 2 9, 1 2 9 यहां आ जाए ऑड प्लेसेस पे, क्योंकि 9 2 11 और 1 12। बची हुई जो 3 डिजिट्स हैं क्या बची, 0 5 और 7, इनका भी फिर 12 आ ही जाएगा, 7 5 12 आ रहा है। तो ये तीनों आपस में अरेंज, ये तीनों आपस में अरेंज और ये तीनों आपस में, यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 36 नंबर्स तो इस सिचुएशन में बन गए। और अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है भाई, तुमने जैसे 129 को क्या किया, 129 को तुमने ऑड प्लेसेस पर रखा है ना, 129 को, अब 129 हो सकता है इवन प्लेसेस पर आ जाए, और जो इवन पे रखे थे 057 वो ऑड पर आ जाए। बट इसमें साफ समझ आ रहा है 0 फर्स्ट पे तो आएगा नहीं, इस तरह का कुछ, यानी जो इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी दैट हैज टू बी डन केयरफुली, बिकॉज 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखना है, राइट। समझ पा रहे हैं आई होप सब लोग। सो इवन वालों का तो 3 फैक्टोरियल हो गया, ऑड वालों का क्या होगा, 507 को अरेंज करना है, ऐसे समझ लो 507 को हमें अरेंज करना है यहां पे 2 वेज से, 5 या 7, फिर ये भी 2 वेज और ये 1 वेज से, 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 वेज बन गए।
तो 6 4 जा 24 यहां से आ गए, 36 यहां से आ गए। और कोई केस नहीं बन रहा, देख लो, और कोई बनेगा ही नहीं। 3 नंबर्स का सम 12 इसी तरह से बन सकता है, और कोई केस नहीं बन रहा है। 7 2 10 और 1 11 नहीं बन रहा सर, नहीं बन रहा। करेक्ट, हाँ। 9 5 13 वैसे ही बड़ा हो गया वो तो। 9 के साथ 7 आएगा नहीं, 9 के पास 5 आएगा नहीं, और 9 के साथ 2 ले लिया और 1 ले लिया, 0 आएगा नहीं। 9 0 वाला भी हमने एक्चुअली 9 0 और 2, 9 0 और 2 नहीं, 9 0 और 2 तो होता ही नहीं ना। 9 0 और 2 तो तुम्हारा 11 हो जाता है। हाँ, तो यही केसेस बन रहे हैं। सम ऑफ डिजिट्स 12 इन्हीं 2 केसेस में आ रहा है। तो फाइनल आंसर हो गया 36 + 24 दैट इज 60। बी ऑप्शन में है तो भाई 60, बी ऑप्शन बेटा हमारा आंसर बन गया। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉर्मली तुमने 2 का डिविजिबिलिटी, 5 वाला, 3 वाला, 6 वाले बहुत क्वेश्चन करे होंगे। 11 का डिविजिबिलिटी जनरली हम इग्नोर करते हैं, बट करना नहीं है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब थोड़े रैंक रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। रैंक वाले भी जेई में बहुत आते हैं क्वेश्चन, आपको पता है। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड G20 विद और विदाउट मीनिंग रैंक ऑफ द वर्ड G20। ठीक है, तो पहले अल्फाबेटिकली देखेंगे। E ABCDEFG NTT और WY 3 4 5 6 7 4 5 6 7 7 अल्फाबेट्स आर देयर। हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। पहले ई से शुरू होंगे। ई से कितने शुरू होंगे? जितनी तरह से बचे हुए 6 अरेंज हो जाएंगे। बचे हुए 6 में से 2 अलाइक हैं, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 360 वर्ड्स बनेंगे तुम्हारे फर्स्ट अल्फाबेट ई से। करेक्ट, फर्स्ट अल्फाबेट ई से बनेंगे। उसके बाद क्या होगा भाई? ई के बाद क्या आएगा सोचिए। ई के बाद आएगा सर जी। ई के बाद अल्फाबेटिकली जी से शुरू होंगे, बट हमारा वर्ड भी जी से शुरू हो रहा है, गिनेंगे नहीं। हमारा जो वर्ड है G20 जी से शुरू हो रहा है। जी के अंदर घुसेंगे, जीई वाले 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 60। ठीक है, जीई के गिन लिए हमने सारे। फिर आएंगे जी तो हो नहीं सकता, GN आएगा, क्योंकि जीई के बाद जी नहीं आएगा, GN आएगा। बिल्कुल सेम 5 फैक्टोरियल, 2 अलाइक टीज, 60 हिस्से भी आ जाएंगे। फिर GN के बाद GT आएगा, जो हमें चाहिए, GT चाहिए, GTE आएगा। 4 फैक्टोरियल 24, क्योंकि अब एक टी फिक्स हो गया, इधर एक ही मूविंग टी है। GTG नहीं होगा, GTN होगा, GTN नहीं चाहिए। फिर से 24 वर्ड्स हो गए। GTT हो जाएगा, GTT में फिर से 24 वर्ड्स जो नहीं चाहिए। GTW चाहिए भाई, GTW हमें चाहिए, तो हम अब नेक्स्ट अल्फाबेट में अंदर घुसेंगे। GTW हमें चाहिए बेटा, तो GTWE आएगा पहले, वो भी चाहिए। GTWE, E गया, G गया, N आएगा, फिर N वो भी चाहिए, वाह बढ़िया है। T आएगा, वो भी चाहिए, Y आएगा, वो भी चाहिए। तो एक वर्ड डायरेक्टली G20 बन जाएगा, अगला वाला ही, क्योंकि अल्फाबेटिकली प्लेस्ड है W के आगे सारे। तो रैंक हो गई, इन सबको एडिशन करना है बस। तो 360 प्लस 120 प्लस 73 प्लस 73, तो ये हो गया 480 प्लस 73, 480 प्लस 73 3 5 553 बन रही है रैंक। 553 बन गई है हमारी रैंक ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन तुमने कर लिए होंगे ये वाले इस तरह के। आई होप अब आपसे ये हो रहे हैं बेटा। होमवर्क में मैंने ये वाले दिए थे आपको, दोनों वाले मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब अगला देखते हैं, एक और ये भी होमवर्क में दिया था, नागपुर। लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड नागपुर आर अरेंज्ड। 315वीं पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा? नागपुर। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली अरेंज ABCDEFG IJKLMN PRU। तो 6 अल्फाबेट्स को पहले अल्फाबेटिकली मैंने अरेंज कर लिया है। तो ए से कितने वर्ड्स होंगे? ए फिक्स, बाकी 5 प्लेसेस, तो 5 फैक्टोरियल, और सारे डिफरेंट हैं, ध्यान रखिए सारे डिफरेंट हैं, यानी 120 वर्ड्स। ए के बाद जी से भी 120 वर्ड्स। ठीक है जी, जी से भी 120 वर्ड, उसके बाद एन से भी 120। अगर गिन लूंगा, अगर इसके भी गिन लिए बेटा, तो 360 हो जाएंगे।
हमारा वर्ड इसी के अंदर रह जाएगा क्योंकि 315 नंबर पे चाहिए, यानी हमें ये नहीं गिनना है, एन से ही हमारा वर्ड शुरू होगा। बिकॉज एन के अगर सारे गिन लिए, सारे एन के वर्ड जब खत्म हो जाएंगे तो 360 रैंक खत्म हो जाएगी, यानी हमारा वर्ड 315वां इज गोइंग टू स्टार्ट विद एन, दैट इज फॉर श्योर। तो अब एन को नहीं काउंट करूंगा, एन के अंदर घुसेंगे, एन ए से कितने आएंगे 24, 4 फैक्टोरियल, रैंक क्यूमुलेटिव गिनते जाइए, ठीक है जी। 240 प्लस 24 कितने हो गए हैं, 240 प्लस 24 264 हो चुकी है रैंक, यहां तक 264 वर्ड्स अपने खत्म हो चुके हैं, एन ए वाले खत्म हो चुके हैं। अगला क्या आएगा, एन जी आएगा, उससे फिर 24 और आ जाएंगे, और 24 जोड़ दो इसमें, 288 वर्ड खत्म हो गए हैं। एन जी के बाद एन एन तो आएगा नहीं, एन पी आएगा, फिर से 24 और जोड़ लेंगे, 24 और जोड़ेंगे, 8 4 12, 1 कैरी, 312 वर्ड खत्म हो चुके हैं। एनपी का लास्ट वर्ड बेसिकली होगा 312 नंबर पे, ठीक है, 312, वेरी क्लोज टू 315। तो एनपी इज फिनिश्ड। अब एन आर की बारी आएगी, एन आर की बारी आएगी, पी खत्म हो गया ना, तो अब एन आर आएगा। अब एन आर से मैनुअली गिन लो ना तीसरा शब्द, क्योंकि 312 नंबर आ चुका है। एन आर से पहला क्या होगा, एन और आर यूज्ड है, ए जी पी यू, ए जी पी यू, ये होगा 313 नंबर पे, और फिर पी और यू को इंटरचेंज करेंगे, एन आर ए जी यू पी 314 नंबर पे आ जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर जी और पी इंटरचेंज होते हैं ना, जैसे पहले लास्ट दो इंटरचेंज हुए, अब इसमें सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट इंटरचेंज होंगे। सो एन आर ए तो फिक्स्ड है, जीपी की जगह पी जी यू होगा 315वें नंबर पे। अगला क्या होता है, जी और यू फिर इंटरचेंज, दैट इज हाउ डिक्शनरी वर्क्स। तो 315वां पे ये वर्ड होगा भाई, देखें ऑप्शन एन आर ए पी जी यू, सी ऑप्शन आ गया है, सी ऑप्शन बेटा आ रहा है। लेट्स चेक द आंसर की, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट, सी ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही आ गया है। अच्छा प्रॉब्लम था। रैंक के क्वेश्चन ना पेशेंटली करने हैं, आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है, और फॉर्मूला कम मत यूज करो, कई ट्रिक्स बता दी जाती हैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला, वो इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार वर्क नहीं करते हैं बेटा, जहां रैंक दे दी गई हो, वर्ड पूछ लिया गया हो। इसलिए बेसिक फंडामेंटल यही है जो मैंने सिखाया था आपको, इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा लें आप कर पाएंगे। चलिए अब कुछ सिलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पर आते हैं, एनसीआर रिलेटेड। अभी तक तो हमने अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस करे, अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन वाले। देख के डरना नहीं है, अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, एडवांस्ड का सवाल, क्वेश्चन पढ़िए फिर जज करिए। 2018 एडवांस का क्वेश्चन, इन अ हाई स्कूल अ कमेटी हैज टू बी फॉर्म्ड, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, let alpha 1 be the total number of ways in which committee can be formed such that has 5 members having exactly 3 boys and 2 girls। कितना इजी हो गया, एनसीईआरटी का सवाल है, अल्फा 1 तो निकालना, अल्फा 1 को निकालना इज एनसीईआरटी का सवाल, क्योंकि आपको कमेटी में 5 लोग चाहिए जिसमें 3 लड़के एंड 2 गर्ल्स हो जाए। तो 3 लड़के सेलेक्ट कर लो, 6 लड़के थे, 6C3 तरीके से 3 बॉयज सेलेक्ट, एंड तो मल्टीप्लाई, एंड है इसलिए मल्टीप्लाइड, 2 गर्ल्स 5C2 तरीके से, तो 6C3 कितना होता है, 20 होता है, याद हो गया होगा अब तक। तो 6C3 कितना होता है, 20 होता है, 5C2 10 होता है, तो 20 × 10 200 आंसर अल्फा 1 का आ चुका है, 200 तो अल्फा 1 का आ चुका है। तो वैल्यू ऑफ अल्फा 1 इज 200, यानी 4th से मैच कर रहा है, P मैचेस विद 4th। अब देखो ये क्वेश्चन ना कई लोगों को लगता है बहुत लेंदी है, सर 4 पार्ट सॉल्व करने ही नहीं होते 4। दिस इज जेईई वे ऑफ गिविंग यू चॉइस, जैसे स्कूल एग्जाम में आता है ना, डू आइदर दिस और दिस, यहां पर भी वही है, बस लिखा नहीं हुआ है कैसे। सर आई होप आपको ये बात पता है, नहीं पता तो देख लीजिए भाई। P मैच हो गया है 4 से, तो अब आप ऑप्शन देखिए जरा, P मैच हो गया है 4 से, तो B ऑप्शन तो गया, क्योंकि P को मैच किया हुआ है उसने 1 से, ठीक है, P मैच विद 4। चलिए तो अब मैं बोल रहा हूं, अगर आप देखें R का ऑप्शन सब में अलग है, क्योंकि Q इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अगर मैं Q सॉल्व कर भी लूंगा तब भी मेरे पास 2 ऑप्शन बचे रह जाएंगे, है ना। बट अगर मैं R को देख रहा हूं, R यहाँ पे 2 है, अच्छा R वहां पे भी 2 है, और R यहाँ 5 है, तो मुझे एक बात दिख रही है, S को या तो सॉल्व करूं, अच्छा नहीं, R2 तो इससे हट गया है ना, हाँ ये B ऑप्शन तो वैसे ही हट गया है, तो R को देख रहा हूं मैं, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, और यहां 3 है। सो R सॉल्व करते ही मेरा सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने वाला है, मुझे और कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर Q सॉल्व किया, ये वाला Q वाला,
अल्फा 2, इसको सॉल्व किया तो मैं अगर 6 आ गया तो मैं इन दोनों में फंसा रह जाऊंगा, ठीक है। 2 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं आया तो फंस जाऊंगा। बट आर से मुझे दिख रहा है एक बार में क्वेश्चन क्लियर होने वाला है, तो मैं सीधे आर निकाल लेता हूं ना, मैं सीधे आर निकाल लेता हूं, ठीक है। तो अल्फा 3 बी द टोटल नंबर, आर का मतलब क्या था, अल्फा 3 की वैल्यू, अल्फा 3 ये वाला सॉल्व कर रहा हूं, अल्फा 3 बी टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमिटी हैज 5 मेंबर्स एटलीस्ट 2 बीइंग गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। देखो बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में ऐसे खूब सवाल है, ठीक है, कि आपकी कमेटी में एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 2 गर्ल्स ले लेते हैं, पहला केस 5 में से 2 गर्ल्स, तो 5C2, तो 3 बॉयज होंगे क्योंकि 5 लोगों की ही कमेटी बनानी है। दूसरी या फिर और तो प्लस 3 गर्ल्स 5C3, तो 6C2 हो जाएगा, या 5C4 6C1 हो जाएगा, या 5C5 6C0 हो जाएगा। करेक्ट, इस तरीके से हो जाएगा काम, इस तरीके से हो जाएगा बेटा। अब इनकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, 5C2 सबको पता है 10 होता है, 6C3 होता है 20, ये तो अभी किया ही था, इनफैक्ट ये वाला तो 200 आया ही था, ये देखो 200 ही आया था, ये इसमें 200 लिख देता हूं। ये हो गया 10 इंटू 15, 6C2 15 होता है, ये 5 इंटू 6 और वो वाला 1 हो गया, तो 200 प्लस 150 प्लस 31, तो 1 5 6 7 8 और 3 381, 381 बन रहा है। यानी कि बेटा आपका जो आर है वो किससे मैच कर रहा है, फिफ्थ वाले से मैच कर रहा है। आर मैचेस विद फिफ्थ, 381, आर मैचेस विद फिफ्थ, यानी कि आर अगर फिफ्थ से है तो ये ही वाला हो सकता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ए और डी भी गलत हो गए। सो करेक्ट आंसर सी हो गया। सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व करके मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है, सिर्फ 2 पार्ट्स करके। यही आपको स्मार्टनेस एग्जाम में दिखानी है, ये नहीं पहले पूरा सॉल्व कर रहे हो उसके बाद देख रहे हो ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन में मैट्रिक्स मैच में साथ साथ ऑप्शन देखते चलिए, आपको कई बार पूरा क्वेश्चन, कई बार क्या 99 मतलब 100% ऑफ द टाइम तुम्हें चारों तो कभी नहीं करने, 2 में चल जाएगा, और या मैक्सिमम 3 तुम्हें करने पड़ेंगे, आराम से तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी तुम कर लेना। अल्फा 2 इज नंबर ऑफ वेज इन विच कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट एटलीस्ट 2 मेंबर्स हैज, अच्छा कमेटी हैज एटलीस्ट 2 मेंबर्स, इस बार 5 की कमेटी नहीं है, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा पार्ट है, अल्फा 2 फंसाया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या करना है, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, बट बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर्स बराबर होने चाहिए। मतलब अगर 2 मेंबर की कमेटी है तो 1 बॉय 1 गर्ल होगा। अगर 3 मेंबर की तो कमेटी हो ही नहीं सकती फिर, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल कैसे करोगे, 3 लोग हैं टोटल, तो इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स नहीं आ पाएंगे ना। तो यानी या तो कमेटी 2 की होगी, या 4 की होगी, या 6 की होगी, इस तरह से केसेस बनेंगे। तो सेकेंड पार्ट में सॉल्व कर देता हूं। या अल्फा 2 के लिए अगर 2 लोगों की कमेटी है, मतलब 1 बॉय एंड 1 गर्ल है, या फिर 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स होंगी, या फिर तो प्लस 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, या फिर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, या फिर 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि 5 ही गर्ल्स मैक्सिमम थी, 6 बॉयज 6 गर्ल्स वाला केस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बेटा। तो बस अब सिलेक्शंस कर दीजिए। 1 बॉय मतलब 6C1 इंटू 5C1, 6C2 इंटू 5C2, 6C3 इंटू 5C3 और 6C4 इंटू 5C4 प्लस 6C5 इंटू 5C5। इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू बेटा आप निकाल सकते हैं, टोटल कैलकुलेशंस करके आप निकाल लेना। ये क्या हो जाएगा, 6 5 30, ये हो जाएगा 15 इंटू 10, ये हो जाएगा 20 इंटू 10, ऐसे होनी चाहिए याद। 6C2 ये हो गया 6 5 30, 15 इंटू 5 वो हो गया 6 इंटू 1। ऐसे कैलकुलेशंस होती हैं, ये नहीं कि तुम एनसीआर लगा रहे हो, ऐसे माइंड में तुम्हारी अगर कैलकुलेशंस हो रही हैं तो मतलब तुमने पीएनसी में खूब प्रैक्टिस करी है। तुम बोलोगे सर आपको तो याद है, याद नहीं है, मैंने याद थोड़ी करी हुई है, मैंने माइंड में कैलकुलेट कर ली। 6C4 को मैंने 6C2 लिखा, और NC2 का पता है NN-1/2 होता है, याद करवाया हुआ है क्लास में। तो 6 इंटू 5/2, 30/2 15, सीधे ऐसे काम करना है आपको माइंड में कैलकुलेशंस। तुम बोलोगे सर हम तो नहीं कर पाते, अरे करोगे, क्यों नहीं कर पाओगे, जब बाकी बच्चे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो ना। बस प्रैक्टिस चाहिए, खूब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें तुम भी ओरली लिख पाओगे। तो आंसर हो जाएगा 30 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 6, 180 प्लस 200, ये हो गया 180 प्लस 200 380,
प्लस 81 16 461 आ रहा है भाई, 461 आना चाहिए था, 461 6 से मैच हो रहा है बिल्कुल। क्यू मैचेस विद 6, बिल्कुल सही है, क्यू मैचेस विद 6 बिल्कुल सही है। तो एस वाला पार्ट अल्फा 4 निकाल लेना, जरूरत है नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, 2 ही पार्ट्स इनफ थे, बट फिर भी 3 मैंने कर दिए हैं, 4th आप कर लीजिएगा। ऐसे बहुत कराए क्लास में, ठीक है। हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स सच दैट बोथ M1 G1 आर नॉट इन द कमेटी, टोटल में से माइनस कर सकते हो, M1 G1 को ले लीजिए। ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस क्लास में हमने ऑलरेडी करे हुए हैं बेटा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ही एक पैसेज मैं तुम्हें, मैट्रिक्स मैच का पैसेज नहीं, मैट्रिक्स मैच होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन है, एडवांस 2008 में आया हुआ है। एक ये वर्ड है, इसके अंदर आपको अरेंजमेंट्स बताने हैं सच दैट नंबर ऑफ परम्यूटेशन कंटेनिंग E को डब्बे में बंद कर देना है ना, और अल्फा मान लेना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। परम्यूटेशंस इन विच लेटर्स E अकर्स इन द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, E को फर्स्ट एंड लास्ट पे फिक्स कर देना, बाकी सबको अरेंज कर लेना, ये सब बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया ये। नंबर ऑफ परम्यूटेशन नन ऑफ द लेटर्स अकर्स इन लास्ट 5 पोजीशन, तो इन वालों को लास्ट की 5 पे ना रखते हुए शुरू की जो भी जितनी भी पोजीशन है वहीं पर अरेंजमेंट कर लेना, इनकी हो जाएगा। आई थिंक तुम सब इसको करने के कैपेबल हो। ओनली इन ऑड पोजीशन, तो इनको ऑड पोजीशन पे फिक्स कर देना, ए ई और ओ को ऑड पोजीशन सेलेक्ट कर लेना, 3 पहले जितनी भी ऑड पोजीशंस हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये है। इसके मैंने जान के ऑप्शंस नहीं दिए, आए थे इसमें भी ऑप्शंस, इसमें भी 4 में से 2 से हो जाता, बट मैंने कहा चलो चारों कर लेना फॉर योर प्रैक्टिस, और चारों का आंसर दिखा दिया है, आप इसको करेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो ये होमवर्क है, इसको आप निपटाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एडवांस 2016 का एक क्वेश्चन लेंगे अब, ठीक है, क्योंकि वो तो इजी था, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। अ डिबेट क्लब कंसिस्ट्स ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन, कैप्टन को भी सेलेक्ट करना है हमें, 4 मेंबर से ही सेलेक्ट, अच्छा उन जो 4 लोग सेलेक्ट होंगे उनमें से कैप्टन भी बनाना है, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को जरा फील करने की कोशिश करिए। बोल ये रहे हैं एक 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज हैं, और उसमें से आपको 4 लोगों की टीम बनानी है, वो तो हम बना लेंगे, साथ में कैप्टन को भी सेलेक्ट करना है, जो 4 आए उसमें से 4C1 तरीके से कैप्टन भी होगा, ठीक है। और इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, ज्यादा से ज्यादा एक बॉय लेना है, यानी 3 गर्ल एंड 1 बॉय की टीम हो सकती है, और यानी प्लस 4 गर्ल्स एंड 0 बॉयज। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही लड़का होगा या फिर 0 लड़के हो गए, क्योंकि मैक्सिमम 1 है बॉय, 1 या 0 2 केसेस बन गए। तो 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, 6C3 इंटू 4C1, ठीक है। अब ये तो तुम्हारी टीम सेलेक्ट हुई है, अब मान लो इस टीम में तुम्हारे 3 गर्ल्स आ गई, G1 G2 G3, और एक बॉय आ गया, सपोज B3 आ गया, ठीक है, कोई भी आ गया एक बॉय। अब इनमें से कैप्टन भी तो बनाना है, कैप्टन भी तो बनाना है ना बेटा, तो कितनी तरीके से कैप्टन बन सकता है, 4C1 तरीके से। तो ये 4C1 किसका है, कैप्टन सिलेक्शन का। 6C3 क्या था, 3 गर्ल्स सेलेक्ट, 4C1 एक बॉय सेलेक्ट, और 4C1 है कैप्टन सेलेक्ट। सिमिलरली 6C4 तरह से 4 गर्ल्स, 4C0 तरह से बॉयज, और फिर से 4 गर्ल्स आई हैं, मान लो G1 G2 G3 G4 आई, उसमें से फिर से कैप्टन 4C1 तरीके से सेलेक्ट होगा। कैप्टन भी तो सेलेक्ट करना है ना, लिखा हुआ है, क्योंकि इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन। बस अब तो 6C3 होता है 20 इंटू 4 इंटू 4, 6C4 होता है 15 इंटू 1 इंटू 4, तो ये हो गया भाई 16 टू 32, 320 प्लस 60, 380 हो रहा है भाई, 380। ए ऑप्शन आ गया है आंसर, ए ऑप्शन आ गया है आंसर, राइट। अच्छा प्रॉब्लम था, फिर से आप देख सकते हैं, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा बस ये कैप्टन वाला पार्ट जो था, इसको ध्यान से रीड करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। जब मैंने भी इस क्वेश्चन को बहुत साल पहले पहली बार जब देखा था, पेपर आया था, तो मैं भी 2 मिनट मैंने लगाए थे सोचने के लिए, यार कैप्टन का मतलब क्या कहना चाह रहा है, क्या कैप्टन प्री असाइंड है। फिर मैंने दोबारा पढ़ा, सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन मतलब कैप्टन कौन बनेगा ये सेलेक्ट करना है अपने को, कैप्टन कौन बनेगा ये सेलेक्ट भी करना है। तो 4C1 इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। पेशेंटली क्वेश्चंस पढ़ोगे तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको होमवर्क दिया था अर्जुना जेई बैच में, इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अ टीचर टेक्स 3 चिल्ड्रन फ्रॉम हर क्लास टू जू
at a time as often as she can, but she does not take same 3 children to the zoo more than once. ठीक है, तो she finds that she goes to the zoo. तो टीचर कितनी बार जाएगी? टीचर जाएगी, अगर n बच्चे हैं तो NC3 टाइम टीचर जाएगी, क्योंकि हर 3 बच्चों के सिलेक्शन पे उसे तो जाना ही जाना है टीचर को, अगर क्लास में n बच्चे हैं और 3 लोगों को जू लेके जाना है, ठीक है, तो NC3 बार टीचर जाएगी. तो she finds that she goes to the zoo 84 times more than a particular child. A particular child कितनी बार जाएगा? Particular child. अब ये इंटरेस्टिंग है, हमें लगता है सर एक ही बार तो जाएगा, नहीं, उसमें क्या लिखा है कि सेम कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री चिल्ड्रन टू द जू मोर देन शी कैन, बट शी डज नॉट टेक सेम 3 चिल्ड्रन मोर देन वंस. सेम 3 को एक साथ नहीं लेके जाएगी. मतलब अगर मान लो चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 3 है, चाइल्ड 4, चाइल्ड 5, ऐसे क्लास में बच्चे हैं, तो C1 C2 C3 एक साथ दोबारा नहीं जाएंगे. हो सकता है C1 C2 चले जाएं, C1 C2 चले जाएं, बट इस बार वो C4 के साथ जाएं, C1 C2 फिर से C5 के साथ जाएं. दैट इज अलाउड. तो अब हमें बस ये देखना है कि अ पर्टिकुलर चाइल्ड कितनी बार जाएगा. मान लीजिए C1 की बात कर लेते हैं. जो C1 है, मतलब ये पहला बच्चा है, ये कितनी बार जाएगा. तो एक काम करते हैं, इसे तो बस में बैठा ही देते हैं भाई, हमें देखना है, तू तो जा ही रहा है भाई हर बार, देखते हैं तू कितनी बार जाता है. तो जितनी तरह से इसके 2 साथी सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई C1 तो बैठ गया बस में जाके, अब इसके जितनी तरह से 2 साथी सेलेक्ट कर लूंगा उतनी बार ये जाता रहेगा. तो बचे हुए जो n-1 बच्चे हैं उसमें से 2 साथी सेलेक्ट करने हैं. सो n-1 C2 वेज ऑफ सेलेक्टिंग पार्टनर्स फॉर C1. जितनी तरह से इसके पार्टनर्स 2 बच्चे और सेलेक्ट हो जाएंगे उतनी बार ये जाएगा ट्रिप पे, क्योंकि ये तो फिक्स्ड हो चुका है. तो n-1 C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कितनी बार C1 या एक पर्टिकुलर बच्चा जाएगा. नाउ इट इज गिवन दैट इक्वेशन बनाने के लिए शी गोज टू द जू, तो जो टीचर है वो 84 टाइम्स ज्यादा जाती है. मोर. अब कई लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 84 टाइम्स, सर टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता था, मोर भी तो लिखा है. 84 टाइम्स मोर मतलब 84 बार ज्यादा जाती है. तो 84 प्लस n-1 C2 है. टीचर जो है 84 से बार ज्यादा जाती है एक पर्टिकुलर चाइल्ड से, तो टीचर की वैल्यू 84 प्लस n-1 C2 हो गया. ये इक्वेशन सॉल्व करके n सॉल्व करना है बेटा, n सॉल्व करना रह गया है बस अब. तो n सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा? अब एक तरीका तो है भैया NC, इसको खोलो, या थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएं. इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ना, n-1 C2 प्लस n-1 C3, वो वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं. NCR प्लस NCR-1 इज n प्लस 1 CR. इसका रेसिप्रोकल उल्टा यूज कर रहा हूं, राइट टू लेफ्ट यूज कर रहा हूं, कि NC3 को ऊपर एक कम कर दिए और नीचे 3 और 2 लिख दिए. तो इससे क्या होगा? n-1 C2 पूरा का पूरा कट जाएगा, n-1 C2 एंड n-1 C2 कट गया, n-1 C3 84 हो गया. अब 84 देख लीजिए किसका C3 होता है. 84 आई थिंक 9 C3 होता है ना शायद, 987 बाय 3 फैक्टोरियल. कितना बचेगा? 3 इंटू 4 इंटू 7, 12 7 84. करेक्ट. तो यानी 9 C3 की वैल्यू ये है 9 C3 की. तो कंपेयर करें, n-1 और 9 इक्वल होंगे, यानी n की वैल्यू 10 हो जाएगी. मतलब क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं. टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 10 बच्चे हैं बेटा. यही पूछा गया था, दैट फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अवर क्लास, 10 स्टूडेंट्स. बढ़िया प्रॉब्लम, बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये. चलिए एक और देखेंगे. एक ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो आपको आना चाहिए. ये क्वेश्चन भी मैंने अर्जुना जेई में होमवर्क में दिया था. 6 couples present in a party, in how many ways can we select 4 persons? 6 couples present है, ठीक है जी. 6 couples present है. 6 couples मतलब 6 हस्बैंड और 6 वाइफ्स प्रेजेंट है बेटा. 6 हस्बैंड्स प्रेजेंट है और 6 वाइफ्स प्रेजेंट है. ठीक है सर. तो यहां लिख लेता हूं H1W1, H2W2, H3W3, H4W4, H6W6. ये 6 कपल्स प्रेजेंट है, मतलब 12 लोग प्रेजेंट हैं. हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट 4 पर्संस? 4 सेलेक्ट करने सच दैट 2 कपल्स ही सेलेक्ट हो जाए, मतलब 2 हस्बैंड और उन्हीं की वाइफ सेलेक्ट हो जाए. समझ गए? तो हम क्या कह रहे हैं, मतलब जो 4 लोग सेलेक्ट होंगे,
ऐसा कुछ हो कि जो हस्बैंड आए उन्हीं की अपनी अपनी वाइफ्स भी सेलेक्ट हो जाएं, 2 कपल्स फॉर्म हो जाएं। प्लीज नोट, ये नहीं बोल रहे हैं कि 2 मेल और 2 फीमेल सेलेक्ट हो जाए, नहीं, दे आर सेइंग दैट 2 कपल्स सेलेक्ट हो, मतलब जो हस्बैंड आए उन्हीं की वाइफ आए, जो हस्बैंड आएगा उन्हीं की वाइफ भी आनी चाहिए। तो अगर 2 कपल सेलेक्ट करने हैं तो सीधे यार 6 में से 2 कपल्स ही सेलेक्ट कर डालो ना, तो 6C2 तरीके से हमने डायरेक्टली 2 कपल सेलेक्ट कर लिए, और 2 कपल सेलेक्ट करे मतलब 4 लोग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए, है ना, क्योंकि मान लो ये दोनों सेलेक्ट करे तो 4 लोग हो गए, ये दोनों करे तो 4 लोग हो गए, ये दोनों करे, कोई भी 2 कपल्स 6 में से सेलेक्ट कर ले तो 2 कपल्स 4 लोग मिल गए, सीधे, बहुत इजी। 2 कपल्स आर सेलेक्टेड 6C2 ways, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, एग्जैक्टली 1 कपल इज सेलेक्टेड। अब क्या चाह रहे हैं कि इस तरह से सिलेक्शन हो कि एक तो हस्बैंड वाइफ बन जाए बट दूसरे ना बने, समझ गए। 4 लोग सेलेक्ट करने हैं हमें, 4 पीपल सेलेक्ट करने हैं, सच दैट जैसे ऐसा कुछ हो जाए, H1W1 आ गया, एक कपल हो गया, और अगर H2 आया है तो अब W2 नहीं आनी चाहिए, H2 के साथ मान लो कोई और इंसान आ गया, H3 आ गया, ठीक है, H3 भी आ सकता है, कपल तो नहीं बना ना, यही कपल बना है, या फिर W3 आ जाए, दैट इज ऑल्सो अलाउड, क्योंकि एक कपल बन गया, ये दोनों कपल नहीं बने हैं। तो पहले तो एक कपल सेलेक्ट कर ही लेता हूं 6C1 तरीके से, ध्यान दीजिएगा, 6C1 तरीके से एक कपल सेलेक्ट किया, एक कपल तो सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो 2 लोग सेलेक्ट हो गए। अब बचे जो 2 लोग हैं, ध्यान से सुनेंगे, बचे जो 2 लोग हैं वो अलग अलग कपल से आएंगे, जैसे मान लो H1W1 तो पूरा कपल सेलेक्ट हो गया, अब साथ में मान लो अगर H2 आया और W4 आई, तो ये दोनों अलग अलग कपल्स का पार्ट है ना, सेम कपल का पार्ट तो बन नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो 2 कपल्स बन जाएंगे, यानी एक इंसान, अब मुझे 2 कपल्स पहले तो उसमें से एक एक इंसान निकालना है, मतलब अब 2 कपल्स, बचे हुए कपल्स में से 2 कपल सेलेक्ट करता हूं। सर 2 कपल्स क्यों सेलेक्ट कर रहे हो? ताकि उनमें से एक एक इंसान निकाल लूं। मान लो पहले 6C1 तरीके से मैंने ये पूरा कपल सेलेक्ट कर लिया, और फिर मैंने 5C2 तरीके से मान लीजिए एक ये सेलेक्ट किया, और सपोज एक ये सेलेक्ट किया, इसमें से एक इंसान लूंगा। एक इंसान 2 तरीके से ले सकता हूं, या तो H2 लिया होगा या W2, और इसमें से भी एक इंसान 2 तरीके से ले सकता हूं, या तो H4 लिया होगा या W4, तो 2 into 2 तरीके से हमने 2 तरीके से उन 2 कपल्स जो हमने एक एक इंसान लेना है, जिनमें से 2 तरीके से वो इंसान सेलेक्ट हो सकता है, करेक्ट। तो दोबारा सुन लीजिए, 6C1 तरह से एक पूरा कपल सेलेक्ट, फिर अब 2 जो इंसान चाहिए, 2 अलग अलग कपल्स का पार्ट चाहिए, तो यानी कि मैं उसमें से 2 कपल पहले सेलेक्ट कर लेता हूं, जिनमें से एक एक इंसान निकालूंगा, तो 5 कपल जो बचे उनमें से 2 कपल सेलेक्ट करें, और हर एक कपल में से 2 तरीके से इंसान ले सकते हैं, तो H2W2 या H4W4 फॉर एग्जाम्पल, तो 2 into 2, तो 6 into 10 into 4, 240 हो गया है ये आंसर, और ये हो गया है 15, करेक्ट। 240 और 15। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है नो कपल इज सेलेक्टेड। कोई कपल अगर सेलेक्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा सर? मतलब चारों अलग अलग कपल का पार्ट होने चाहिए। तो इसके 2-3 अलग अलग मेथड्स बताऊंगा तुम्हें, ध्यान से सुनना। इसका मेथड नंबर 1 तो यही हो गया कि भाई आपने टोटल में से दोनों केसेस माइनस कर दिए, टोटल माइनस ए पार्ट प्लस बी पार्ट, क्योंकि भाई तुम्हारा क्या क्या हो सकता है जब सिलेक्शन हुए होंगे, या तो 2 कपल सेलेक्ट हुए होंगे, या 1 कपल, या नो कपल, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो टोटल वेज कितने हो गए? 12 में से 4 लोग सेलेक्ट, 12C4 माइनस 15 प्लस 240, करेक्ट। 12C4, 12 लोग थे, 4 सेलेक्ट करने थे, 12C4, उसमें से ए और बी का आंसर माइनस कर दिया। सो कैलकुलेशन जरा कर ली जाए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल बच गया, 432 माइनस इसमें से करना है 255, जरा करिए, 4 3 12 कट गया, और 2 5 10, तो 45 इंटू 11, 45 इंटू 11 माइनस 255, 240 ही आ गया, क्या बात है, 240 ही बच गया। तो सी पार्ट का आंसर, एक तरीका तो यह है, बिल्कुल नॉर्मल तरीका कि हमने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ए और बी निकाल लिए थे, उसी से सॉल्व कर लिया है सी पार्ट। सी पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। अब और भी बहुत चीजें आपके माइंड में आ सकती हैं। मेथड नंबर 2 देखेंगे। मेथड नंबर 2, सर एक तरीका तो यह भी हो सकता था जो आपने यहां किया था, जो मेथड इसमें लगाया था कि यार आपको अगर सीधा डायरेक्ट मेथड कर रहा हूं मैं, टोटल माइनस नहीं कर रहा भाई, अगर तुम्हें अब कोई कपल फॉर्म नहीं करना, यानी
हर एक इंसान जो आएगा अलग अलग कपल से आएगा। जैसे H1W1 नहीं आ सकता, अब मान लीजिए H1 आया तो H6 आ गया, 1 2 3 4, इस तरह से 4 लोग आ सकते हैं, कोई भी कपल नहीं बना। तो हर इंसान एक डिफरेंट कपल से आएगा, यानी 4 कपल्स पहले सेलेक्ट कर लेता हूं जिसमें से एक एक इंसान निकालूंगा, है ना। तो 6C4 तरह से वो 4 कपल सेलेक्ट करे जिनमें से एक एक इंसान निकालूंगा। और हर एक इंसान, जैसे मान लो ये कपल सेलेक्ट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो पहला इंसान 2 तरीके से, इसमें से कोई भी ले लो, एक इनमें से कोई भी ले लो। सो इंटू 2 की पावर 4 हो जाना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। बिल्कुल वही मेथड लगा दिया जो यहां लगाया था, 5C2 इंटू 2 इंटू 2 लगाया था, वही चीज मैंने 6C4 कर दिया, क्योंकि 4 कपल चाहिए इस बार, ताकि एक एक इंसान ले पाऊं चारों में से। और उन हर एक इंसान को 2 तरह से सेलेक्ट, 6C4 होता है 15 इंटू 16, राइट। तो 30 इंटू 8 हो गया ना ये, तो 240 ही हो गया है। फिर से आप देखिए सेम आंसर आ गया है बेटा, सेम आंसर आ गया है। मेथड नंबर 3, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। सर इतने मेथड्स का क्या करेंगे, एक से कर लेंगे। बेटा देखो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है आपने ये देख लिया, कहीं और दोबारा आप ट्राई करें, आपके माइंड में एक और मेथड आए। तो अगला मेथड मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने जो YouTube पर रिवीजन सीरीज चल रही थी उसमें भी ये मेथड सिखाया था। अगला मेथड जो बताने वाला हूं कि भाई पहला इंसान 12 तरीके से सेलेक्ट कर लो सर, कोई भी एक इंसान ले लो 12 में से। अब अगर आपने H1 ले लिया मान लो, तो अब W1 तो अलाउड ही नहीं है लेनी, तो अगला इंसान अब 10 तरीके से ही हो सकता है। अगला इंसान क्या हो सकता है, 10 तरीके से ही हो सकता है, करेक्ट। मान लीजिए अब आपने H2 ले लिया, H1 H2 दोनों हो गए। अब अगला इंसान बचे 8 में से कोई भी हो सकता है ना, तो 2 2 करके कम होते जाएंगे। अगला इंसान 8 तरीके से, अगला 6 तरीके से, अगला 4 तरीके से, नहीं कितने, 4 ही तो लोग लेने थे, 4 ही लोग लेने थे, तो ये हो गया 12 10 8 6, 12 10 8 6। बट इसमें अरेंजमेंट दिख रही है मुझे, भाई मान लीजिए अरेंजमेंट कैसे दिख रही है, मान लीजिए 12 में पहले आपने H1 लिया, करेक्ट, और फिर 10 में आपने H2 लिया, फिर आपने मान लीजिए 8 में H3 लिया, कोई भी कर लो, और फिर आपने H4 लिया। बट हो सकता है आपने पहले 12 में H4 ले लिया होता, ठीक है जी, पहली बार में H4 लिया होता, इंस्टेड ऑफ टेकिंग H1 आपने H4 लिया होता, और सेकेंड टाइम में आपने H2 ही लिया होता, थर्ड टाइम में H3 लिया होता, फोर्थ टाइम में अब H1 ले लिया होता। तो भाई ये चीज तुम्हें दिख रहा है बहुत बार अरेंज होगी, बहुत बार अरेंज, कितनी बार अरेंज होगी, 4 फैक्टोरियल टाइम्स। यानी ये चीज मैंने 4 फैक्टोरियल बार हर एक सिलेक्शन को मेरा अरेंजमेंट के साथ आ रहा है, यानी मेरे अगर सिलेक्शंस चाहिए तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूं, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूं, करेक्ट। तो बढ़िया प्रॉब्लम हो गया है, बस अब आंसर निकाल लीजिए। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 12 दूनी 24, सो 10 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन 2, 240 बन गया है, काट दिया, 8 3 24, 240 फिर से आंसर आ गया है। था ना बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तीनों मेथड्स इंटरेस्टिंग है। देख लीजिए भाई, तीनों मेथड्स बहुत ही बढ़िया करके हमने सॉल्व कर लिए। चलिए एक और लेंगे, एडवांस 2017 का क्वेश्चन। काफी सारे आज मैं तुम्हें एडवांस के PYQs करवा रहा हूं, बिकॉज अब आप ये सब कर सकते हैं क्वेश्चंस। PNC के अगर फंडामेंटल्स अपने क्लियर हैं तो ये सब सवाल आपको टफ नहीं लगेंगे। सेट दिया हुआ है 1 से 9 तक, के दिया है 1 से 5 तक, NK भी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S, ध्यान से पढ़ेंगे लैंग्वेज, के 1 से 5 है, NK इज नंबर ऑफ सबसेट ऑफ S, ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट का सबसेट बनाना है, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड। ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई NK का क्या मतलब है, NK का मतलब है 5 एलिमेंट का सबसेट तो है बट उसमें से के ऑड है। जैसे N1 का मतलब क्या हो जाएगा, N1 का मतलब हो जाएगा 1 ऑड है और 5 है, तो मतलब 4 बचे हुए इवन है, क्योंकि 5 नंबर्स का सेट बनाना है इनमें से, और N1 की बात चल रही है, मतलब 1 ऑड होगा 4 इवन, N2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 ऑड एंड 3 इवन, क्योंकि टोटल तो 5 ही है। N3 का मतलब हो जाएगा 3 ऑड एंड 2 इवन एंड सो ऑन। N4 का मतलब 4 ऑड 1 इवन, N5 का मतलब 5 के 5 ऑड होंगे, करेक्ट। हमें इन सब का सम बताना है, बस इजी हो गया है। तो यार तुम्हें सेलेक्ट करना है, N1 बनाने का मतलब तुम्हें 1 ऑड सेलेक्ट करना है, 4 इवन सेलेक्ट करने हैं। चलो इस सेट में एक काम करते हैं, ऑड अलग कर लेता हूं। ऑड क्या क्या है, 1 3 5 7 9, और इवन क्या क्या है
2468, करेक्ट, 2468 है बेटा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर n1 की बात की जाए तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी कि आपको एक ऑड सेलेक्ट करना है। सो इन 5 में से एक ऑड ले लो, 5c1, एंड साथ में इसलिए मल्टीप्लाई 4 e1 लेने हैं तो 4c4 कर लो बेटा। ये क्या हो गई, n1 की वैल्यू हो गई, समझ पा रहे हो, n1 की वैल्यू हो गई दैट वी हैव टू सेलेक्ट 1 ऑड 4e1, देन n2 होगा 2 ऑड 3e1। सो फाइनली अगर मैं डायरेक्ट सम लिख दूं तो देख लिए ध्यान से, n1 हो गया 5c1 4c4, n2 क्या हो जाएगा 2 ऑड 5c2 4c3, फिर 3 ऑड 4c2, फिर 4 ऑड 4c1, और फिर 5 के 5 ऑड 0e1, करेक्ट। तो 4c0 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब इसकी कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो, बट मैं आपको इसका एक बड़ा प्यारा शॉर्टकट बताता हूं। देखो, या तो कैलकुलेशन कर लो 5c1 5 इंटू 1, 5c2 10 4, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, या फिर बड़ा प्यारा सा, अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ली है, बाइनोमियल सीरीज बन रही है एक तरह से, अगर ध्यान से देखो बाइनोमियल सीरीज बन रही है बेटा, लोअर सफिक्सेस का सम 1 और 4 का सम 5, 2 और 3 का 5, 3 2 का 5, 4 1 का 5, 5 0 का 5, तो यानी लोअर सफिक्सेस का सम कांस्टेंट है बाइनोमियल सीरीज टाइप 3। तो आगे की जो मैं बात बोल रहा हूं वो वही लोग सुने जिन्होंने बाइनोमियल सीरीज टाइप 3 पढ़ी हुई है, मैंने जो अर्जुना जेई बैच में आपको कराई हुई है। नहीं आपको पढ़ी हुई तो सीधे कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा, बट डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं क्योंकि लोअर सफिक्सेस का सम कांस्टेंट है और ऊपर 5 4 5 4 चल रहा है, यानी आप क्या कर सकते हैं, इसको एक क्लास मान सकते हैं जिसमें 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो आप ये क्या कर रहे हैं, 5c1 तरीके से एक बॉय सेलेक्ट कर रहे हैं एंड 4 गर्ल्स, 5c2 तरीके से 2 बॉयज 3 गर्ल्स, 3 बॉयज 2 गर्ल्स, 4 बॉयज 1 गर्ल, 5 के 5 बॉयज 0 गर्ल्स। सो वी आर एक्चुअली सेलेक्टिंग 5 किड्स, हम क्या कर रहे हैं 5 किड्स इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। उसी के तो केसेस लिखे हुए हैं, हम 5 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई आपने पहला केस क्या किया है, केस बाय केस लिखा हुआ है, 1 बॉय 4 गर्ल्स, 2 बॉय 3 गर्ल, 3 बॉय 2 गर्ल, 4 बॉयज 1 गर्ल, 5 बॉयज 0 गर्ल। तो सारे केस बाय केस आपने बना दिए, यानी इसका आंसर टोटल क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ दिस क्लास, यानी 5 + 4 9c5 आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए बेटा। डायरेक्ट आंसर लिखना है 9c5, और 9c5 की वैल्यू 126 होती है, तो डी ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बड़ा प्यारा मेथड है ये वाला, ये बाइनोमियल सीरीज में मैंने आपको सिखाया था, डायरेक्ट ट्रिक से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, 2019 का एक सवाल लेते हैं, एडवांस्ड का 2019 का एक क्वेश्चन लेंगे। घबराना नहीं है, ये नहीं कि सर बहुत टफ है, अगर आपने पीएनसी बेसिक लेवल की भी पढ़ रखी है तो ये सब सवाल आप इजीली समझ सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। 5 persons आर सीटेड इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, 5 लोग हैं जो एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, उन्हें अरेंज नहीं करना है, बैठे हुए हैं, ध्यान से लैंग्वेज पढ़नी है, ये बैठे हुए हैं 5, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन अ हैट वन ऑफ द 3 कलर्स, रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर की उन्हें हैट दी जा रही है, ठीक है, किसी भी कलर की हो सकती हैं, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैट्स सच दैट द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट्स गेट डिफरेंट कलर्ड हैट्स। अच्छा, मतलब अगर इस भाई को लाल टोपी मिल गई है तो इन दोनों में से किसी को लाल नहीं मिल सकती, या इसको अगर ब्लू मिल गई है तो इन दोनों में से किसी को ब्लू नहीं मिल सकती, या इसको ग्रीन मिल गई है तो इन दोनों में से किसी को ग्रीन नहीं मिल सकती। तो अब प्रॉब्लम यह है कि घूम फिर के वहीं आ जाएंगे हम, इसलिए हमें इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, वो वाला चीज नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहां जाके मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि इसको क्या दिया, इसको क्या दिया, विल मेक केस डिफरेंस ऑफ कि आप ई को क्या दे पाएंगे। इसलिए मैं वो वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल से नहीं जा रहा हूं कि भाई इसको सर 3 तरीके से दे देता हूं, इसको दो, इसको वापस दो, इसको वापस दो, फिर इसको क्या करोगे, क्योंकि अगर इसका और इसका सेम है तो इसको 2 तरीके हो जाएंगे, इसका और इसका डिफरेंट है, इसका एक ही तरीका। तो इसलिए मैं समझ आ रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल से फंस जाऊंगा। तो अब मैं कुछ और सोचता हूं कि भाई कैप्स के कलर क्या क्या हो सकते हैं। देखो, 2 रेड, 1 ब्लू, 2 ग्रीन, ये हो सकती है, यही हो सकती है एक्चुअली। आप खुद सोचिए कि एक कलर की 2 से ज्यादा कैप नहीं हो सकती, कि अगर आपने मान लो यहां रेड दे दी, यहां ब्लू दे दी, यहां रेड दे दी और यहां पे भी ब्लू दे दी, तो अब ये रेड नहीं हो सकती,
अगर आपने रेड ब्लू करी है सो ऑब्वियसली दिस कैन नाइदर बी ब्लू नॉर बी रेड, यानी इसको ग्रीन ही होना पड़ेगा। यानी आपके पास दो से ज्यादा सेम कलर की कैप नहीं हो सकती। सोच के देख लो, दो से ज्यादा सेम कलर की कैप नहीं हो सकती। तो पहला केस ले लेता हूं, रेड रेड ब्लू ब्लू ग्रीन, रेड रेड ब्लू ब्लू ग्रीन, रेड रेड ब्लू ब्लू ग्रीन। समझ गए? दोबारा से सुन लो। आपको लगता है इसको रेड दे देता हूं, इसको रेड दे नहीं सकते, मैं मैक्सिमम देखना चाह रहा हूं रेड कितनी आती है। इसको तो फिर ब्लू दे दी सपोज, या ग्रीन दे दो, जो भी दे दो, तो फिर इसको रेड दे दी। मैं मैक्सिमम रेड देखना चाह रहा हूं, तो अब इसको रेड दे नहीं सकता, इसको फिर ब्लू दे दी या ग्रीन जो भी दे दी। अब रेड इसको भी नहीं दे सकता, तो दो से ज्यादा रेड नहीं आ सकती। एक कैप, सेम कलर की कैप दो से ज्यादा इस अरेंजमेंट में नहीं आ सकती हैं। तो रेड रेड ब्लू ब्लू ग्रीन, दैट कैन बी वन वे, दैट कैन बी वन वे, करेक्ट। रेड रेड ब्लू ब्लू ग्रीन कैन बी वन वे, ठीक है। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है, रेड रेड ब्लू ग्रीन ग्रीन भी हो सकती है, या फिर रेड ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन भी हो सकती है। अब बस इन तीन केसेस को लेके अरेंजमेंट करने, और कुछ नहीं हो सकता। सोच के देख लो, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कैप तीन बार आनी नहीं है, दो बार आनी है मैक्सिमम। एक एक और तीन तो हो नहीं सकती, एक एक तीन नहीं हो सकती, यही तीन केसेस बनेंगे। चलिए तो अब पहले केस की अरेंजमेंट स्टार्ट करता हूं। पहले केस की अरेंजमेंट, क्योंकि मैंने क्या किया, रेड रेड ब्लू ब्लू ग्रीन यूज करी है, तो उनको अरेंजमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे यहां रेड रेड ब्लू ब्लू ग्रीन इसमें यूज्ड है, एक अरेंजमेंट तो ये लिखा है, और भी तरीके हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी इसको रेड मिली हो, इसको मिल गई हो, इसको ग्रीन, बहुत तरीके हो सकते हैं। तो एक काम करता हूं, पहले तो वो इंसान सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि एक सिंगल ग्रीन कलर वाली है, तो एक सिंगल कैप जो है वो 5C1 तरीके से दे देता हूं। ग्रीन सपोज मैंने 5C1 तरीके से किसी भी इंसान को दे दी, ई को दे दी। तो अब क्या हो सकता है भाई, अब क्या हो सकता है, ए बी सी डी जो हैं ये तुम्हारे क्या क्या कर सकते हैं। देखो, अगर ई को ग्रीन मिली है तो एक तरीका तो यही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर इसे ग्रीन मिली है तो इसे रेड की जगह क्या मिली हो, ब्लू। अब इसे फिर, क्योंकि और ग्रीन तो अलाउड है नहीं, ग्रीन तो एक ही यूज करनी है, तो अब ऑल्टरनेट आरबी जो लिखा था वो बी आर बन सकता है। दैट कैन बी द ओनली अदर थिंग, दैट कैन बी द ओनली अदर थिंग। और कुछ नहीं हो सकता ना, सोच के देखो, क्योंकि ग्रीन इसको फिक्स कर दी, तो या तो आरबी हो सकता है या बी आर हो सकता है, क्योंकि दोनों आर साथ में तो आ नहीं सकते, और जी यूज करना एक्स्ट्रा अलाउड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट केस में एक ही जी था। तो यानी दो तरीके से बची हुई कैप्स दे सकता हूं, या तो आरबी या बी आर, दो ही तरीके से बचे हुए बच्चों को मिल सकती है। और 5C1 तरह से वो सेलेक्ट हो गया, जैसे ग्रीन कैप मिल गई, तो 5C1 इंटू 2, 10 वेज से ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, जब दो रेड दो ब्लू एक ग्रीन हो। समझ गए? अब सर सेकंड केस भी करूंगा क्या, कॉमन सेंस लगाओ भाई, सिर्फ है क्या, दो ग्रीन दो रेड एक ब्लू हो गई, तो अब एक ब्लू पहले दे देना, पहले जैसे एक ग्रीन बांटी थी 5C1 से जो सिंगल वाली है, अब ये वाली बांट दो 5C1 तरीके से, और फिर से बची हुई आरजी होगा या जी आर होगा, यानी टू वेज, यानी इसका भी आंसर 10। सेम वे इसका भी आंसर 10, 5C1 से पहले रेड दे दी, फिर बीजी होगा, जीबी होगा, यानी इंटू 2, फिर से 10। सिमेट्री है तो सब में आंसर 10 10 10 सेम ही आना था। तो फाइनल आंसर के लिए तीनों का आंसर ऐड हो गया, आंसर हो जाएगा 30, 30 हो गया भाई। फाइनल आंसर 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। अच्छा प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन का 30 हो गया है भाई, देख लीजिए, देख लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। एक ये वाला सवाल मैंने आपको क्लास में वैसे करवा दिया था, बट मैंने आपको बताया था इसका एक डिफरेंट मेथड भी यूज करने वाला हूं मैं, डिफरेंट मेथड भी आपको बताऊंगा। इधर देखते हैं, सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस विदाउट रिपीटिशन। सम ऑफ, समेशन ऑफ नंबर्स में बताया था ना, तो मेथड जो क्लास में बताया था, फॉर्मूला मेथड मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि भाई नंबर ऑफ नंबर्स लिए 5 फैक्टोरियल बाय n/2 स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर। ये जब डिजिट्स एपी में होते हैं तो ये मेथड यूज होता है, सब नोट्स में लिखा है बेटा, जिनके ऊपर से जा रही है ये बात पहले वो नोट्स में पढ़ें, क्योंकि ट्रिक्स सारी वहां बताई गई हैं। ये था टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जब डिजिट्स एपी में होती है, उनका सम ऑफ नंबर्स n/2 स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, और माइनस इसमें से किया क्योंकि 0 फर्स्ट पे आ नहीं सकता, तो जब 0 फर्स्ट पे है यानी 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बन जाएंगे, उसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं 8642 + 2468, ये वाला सम बेटा माइनस कर देता हूं, ये वाला सम माइनस कर देता हूं, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, कैलकुलेट कर लीजिए, 60 हो गया है,
इसका सम देख लीजिए क्या आया है। ये हो गया 8 और ये हो गया 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, करेक्ट। और इसमें से 24/2 12 और ये हो जाएगा 2468, लास्ट डिजिट आ गई। 8 2 10, 1 कैरी, 6 4 10, 1 कैरी, 1 कैरी। ठीक है जी, क्या ये सही लिखा है? इतना हो गया। अब इसको माइनस कर लीजिए। अब या तो कॉमन वॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लीजिए, या ऐसे ही कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। तो 12 कॉमन भी आ रहा है, आप वो भी कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर की मदद से जल्दी से कर रहा हूं। इंटू 60, 53,33,280 माइनस 12 इंटू 1,33,320। इसको अगर माइनस करूं 5333,280 तो 51,99,960 आ गया है। 51,99,960 सी ऑप्शन। ये क्लास में मैंने करा दिया था आपको। मैंने आपको बोला था यार इसका कैरी मेथड भी अब कर लेंगे, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया बाय फॉर्मूला मेथड। कैरी मेथड क्या था? कैरी मेथड, चलिए तो देखते हैं इसका कैरी मेथड से सेम क्वेश्चन। कैरी मेथड से सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैरी मेथड होता था कि आप 5 डिजिट नंबर्स लिखते जाइए और डायरेक्ट निकालेंगे, बेसिकली टोटल माइनस ना करते हुए डायरेक्ट निकालेंगे। पहले लास्ट डिजिट्स को जोड़ेंगे, सम ऑफ लास्ट डिजिट्स, सम ऑफ लास्ट डिजिट्स। तो लास्ट डिजिट में तुम्हें देखना है कि भाई जीरो कितनी बार आएगा। सर जीरो कितनी बार आएगा? 4 फैक्टोरियल बार आएगा, है ना। जीरो कितनी बार आएगा? 4 फैक्टोरियल टाइम्स इंटू 0। और अब 2 कितनी बार आएगा? अब ये देखने वाली बात है, 2 कितनी बार आएगा बेटा लास्ट में। अब 0 यहां तो आ नहीं सकता, तो 2 फिक्स हो गया। ये मेरी डिजिट्स थी। अब 2 फिक्स हो चुका है, 0 आएगा नहीं, तो ये दोनों तो गए। फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। उसके बाद मान लो यहां पे मैंने 4 फिल कर दिया, तो अब 2 और 4 नहीं आ सकता, तो अब यहां बचा हुआ 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, करेक्ट। तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 18 वर्ड्स होंगे जब लास्ट डिजिट में 2 आ रहा होगा। सो 18 नंबर्स की लास्ट डिजिट उनकी 2 है। 18 ऐसे नंबर्स हैं जब लास्ट डिजिट 2 है, तो 18 बार लास्ट में 2 आएगा। और ऐसे ही अब सोचो 18 बारी 4 आएगा, 18 बारी 6 आएगा। 18 इंटू 4, 18 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 8 हो जाएगा बेटा। इतनी बार ही हर एक डिजिट आएगी नॉन जीरो, जीरो वाली बस 24 बार आ जाएगी, बट खैर वो तो जीरो ही दे रहा है लास्ट डिजिट। तो 18 कॉमन, 2 4 6 8, 8 2 10 20 इंटू 18 360, यानी कि यहां पे आएगा 0 और यहां 36 कैरी हो जाएगा बेटा। कैरी मेथड। अब सेकंड लास्ट प्लेस पर देखते हैं, सेकंड लास्ट प्लेस पर क्या होगा, सोच के देखो। अब तुम 2 को यहां फिक्स कर देना, 2 को यहां फिक्स कर दिया, करेक्ट। 0 हो गया, फिर तो 4 फैक्टोरियल ही होगा। 0 का इनफैक्ट कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि 0 का कोई सम में कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, करेक्ट। तो अगर यहां 2 आ गया तो अब यहां पे 0 और 2 नहीं आ सकते, 3 वेज और बचे हुए 3 फैक्टोरियल। सो बिल्कुल वही 18 बार ही यहां पर भी आएगा, यानी फिर से सम ऑफ लास्ट डिजिट जो था वही सम ऑफ सेकेंड लास्ट डिजिट आएगा, यानी फिर से यहां 360 आएगा। तो 360 के अंदर 36 जो कैरी है 396 बन जाएगा, यानी 6 और 39 कैरी। फिर इस थर्ड लास्ट में भी सेम सम आएगा, यानी कि 360 में 39 जोड़ेंगे, 399, 9 आएगा, 39 कैरी। फिर से 360 बनेगा, ये वाला भी, उसमें 39, 9 39 कैरी। अब फर्स्ट डिजिट्स का सम बस हमें देखना है, फर्स्ट डिजिट्स का सम अलग आ जाएगा बेटा, ठीक है। बाकी सबका तो सेम आया, फर्स्ट डिजिट का सम अलग आएगा। तो लेट्स सी फर्स्ट डिजिट्स का सम क्या आएगा। सम ऑफ फर्स्ट डिजिट्स, तो फर्स्ट डिजिट में 0 तो आया ही नहीं होगा भाई। फर्स्ट डिजिट में 0 को तो फिक्स करना ही नहीं, 2 फिक्स कर देते हैं। 2 कितनी बार आएगा? 4 फैक्टोरियल बार, क्योंकि अब जहां मर्जी 0 आए, 0 की कोई दिक्कत ही नहीं है अब, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे तो मैं ऑलरेडी बैठा दिया है। तो 24 बार
2 आएगा 24 बार ही तुम्हारा, तो 24 बार 2 4 6 8 आएगा, यानी कि 24 इंटू 20 480 होगा इन सब फर्स्ट डिजिट्स का सम, और उसमें 39 कैरी ऐड करना है, तो 480 प्लस 39 519 519। देख लीजिए आंसर सेम बन गया है क्या? 51,99,960 51,99,960 बिल्कुल सेम आंसर आ गया है, बिल्कुल सेम आंसर बेटा आ गया है, करेक्ट। अच्छा प्रॉब्लम था ना। अब तुम मुझे पता है सोच रहे हो सर मेथड 3 भी बता दो, आपने मेथड 3 भी बताया था विच इज प्लेस वैल्यू मेथड। प्लेस वैल्यू मेथड भी बता देते हैं, चलिए उससे भी देख लेते हैं, उससे भी इस सवाल को देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू मेथड, मेथड नंबर 3। तो इसमें हम क्या करते थे, हम यूनिट्स डिजिट का कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखते हैं डिजिट्स का। देखो जीरो का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, जीरो इंटू एनीथिंग करो जीरो ही आता है, तो जीरो तो ओवरऑल सम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। पहला कंट्रीब्यूशन देख लेता हूं 2 का। 2 जो यूनिट्स प्लेस पर है तो कंट्रीब्यूशन आएगा 1, है ना। जब भी 2 यूनिट्स प्लेस पर है, कितनी बार है? 18 बार है, ये भी हमने देखा था। ओ सॉरी सॉरी कितनी बार था? हाँ 18 टाइम्स था। तो 2 जो है 18 टाइम्स आएगा यूनिट्स प्लेस पे, और कंट्रीब्यूशन होगी 1 यानी 10 की पावर 0। और टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा? फिर से 2 आएगा टेंस प्लेस पे 18 बार, बट इस बार कंट्रीब्यूशन टेंस प्लेस की कंट्रीब्यूशन 10 होती है। ऐसे ही 2 इंटू 18 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 18 इंटू 10 क्यूब। जब कहां पे होगा? यहां पे होगा तो 1000 है, बट जब फर्स्ट प्लेस पे होगा तो पहली बार तो 24 बार था, 24 बार फर्स्ट प्लेस पर आएगा, तो 2 इंटू 24 इंटू 10 की पावर 4, ये हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 0 तो देखो 0 ही था, 0 इंटू एनीथिंग 0 आता, बट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इन एंटायर सम। 2 जहां जहां दिख रहा होगा, मैंने क्या किया अब इस बार, पहले 2 को सब जगह देखा और उसका ओवरऑल सम में कंट्रीब्यूशन देखा कि यूनिट्स डिजिट पे होगा तो ये कंट्रीब्यूशन होगा 18 बार 2, और टेंस डिजिट पे होगा तो 18 बार 2 और इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि टेंस डिजिट पे उसकी कंट्रीब्यूशन सब में 10 आई होगी, हंड्रेड्स पे 100, 1000 पे 1000, और 10,000 वाली पर 24 बार आया होगा बेटा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल बार फर्स्ट प्लेस पर वो आया था। ऐसे ही बिल्कुल अब तुम समझ गए कंट्रीब्यूशन ऑफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 को कॉमन भी ले सकते हो इनफैक्ट, ठीक है। 18 तो कॉमन नहीं आएगा, 24 भी है, 2 को कॉमन भी ले सकते हो, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इस बार? 4 कॉमन, बिल्कुल सेम चीज, 18 इंटू 10 की पावर 0, 18 इंटू 10 की 1, 18 इंटू 10 स्क्वायर, 18 इंटू 10 क्यूब, और 24 इंटू 10 की पावर 4। 4 को कॉमन निकाल लिया। ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 में बिल्कुल सेम चीज, अंदर 6 से मल्टीप्लाई। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 में बिल्कुल सेम चीज, अंदर 8 से मल्टीप्लाइड, और सबको जोड़ लेना बेटा। 2 4 6 8 का कंट्रीब्यूशन देख लेना, सबका एडिशन कर लेना, क्योंकि 0 का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो इन चारों का सम जो आएगा वही हमारा आंसर है। यही मैच कर लेना, आ जाएगा। कॉमन लेके कर लेना, क्योंकि ये वाली चीज को x मान लो तो ये है 2x 4x 6x 8x, इन सबको ऐड करके x को कॉमन ले लीजिएगा, इजीली कैलकुलेशन हो जाएंगी अपनी, और आंसर आपके पास है ही, मैच करेंगे इससे। तो ये बहुत ही बढ़िया मेथड समराइज करा दिया है मैंने, जो आपको क्लास में कराया गया था, क्लास में कराया गया था। चलिए एक ये वाला भी मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, इसको भी देख लेते हैं। लगे हाँ तो इसको भी देख लेते हैं भाई। नेचुरल नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन बाय दिस, ठीक है, वो प्राइम फैक्टर्स के ऊपर है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स पे। y प्लस जेड 5 है, 1 बाय वाई 1 बाय जेड है, तो y 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड 5 बाय 6 है, तो यहां से एलसीएम, और y प्लस जेड की जगह 5 रख देता हूं, 5 अपॉन वाई जेड इज 5 बाय 6, 5 5 कट गया, तो वाई जेड बराबर हो गया 6, वाई जेड बराबर हो गया 6, और y प्लस जेड 5 है, तो एक तरह से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लगा देता हूं बेटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी रूट्स आ गई 2 और 3, 2 और 3, बट y बड़ा दिया है तो y3 होगा, y3 z2 हो गया, y3 और z2 हो गया। इतना तो हमारा निकल गया पार्ट।
आगे क्या पूछा है, तो n जो बन गया वो बन गया 2 की पावर तो x ही रही, x तो निकालने को कुछ दिया नहीं है, 3 की पावर हो गई y यानी 3, 5 की पावर 2। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर में तुम्हें पता ही है 2 की पावर लेनी नहीं है, इसकी पावर के साथ एक तरीके से, और इसकी 3 है तो 4 तरीके से, इसकी 2 है तो 3 तरीके से, 4 3 12 हो गया। ये सब ट्रिक्स क्लास में सिखाई गई हैं, कैसे नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर निकालते हैं। 75600 वाले नंबर की मैंने निकलवाई थी तुम्हें, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, यहां पे 12 हो गया आंसर, 12 हो गया बेटा आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, नेक्स्ट पर आएंगे बेटा, नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट क्या था, सपोज दैट वी हैव ए एज बी बीज, नंबर ऑफ वर्ड्स ईच कंटेनिंग ऑल द एज एंड एनी नंबर ऑफ बीज। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ए कितनी बार है, स्मॉल ए टाइम्स है, बी कितनी बार है, स्मॉल बी टाइम्स है। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसे वर्ड्स बनाने, आइडेंटिकल हैं ऑब्वियसली, सारे एज हैं सारे बीज हैं, हमें ऐसे वर्ड बताने हैं ऑल द एज एंड एनी नंबर ऑफ बीज। सारे ए तो होने ही चाहिए बट बी कितने मर्जी हो जाएं, सारे ए तो होने ही चाहिए, मतलब ए सारे ए तो हैं ही, बी जितने मर्जी आ जाएं। तो ये तो क्लियरली बेगर्स मेथड का एप्लीकेशन दिख रहा है भाई। नंबर ऑफ बीज को हम वेरिएबल मान लेते हैं, x1 डिनोट्स इससे पहले कितने भी आए, x2 डिनोट्स यहां पे कितने, वही विन लॉस वाला जो मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था। इस तरह से क्योंकि ए एज थे तो एक के बीच में a+1 गैप्स हो जाएंगे, a+1 गैप्स हो जाएंगे बेटा, राइट। तो हमारे पास इन सब x1 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ बीज, कितने बीज आए हैं पहले ए से पहले। x2 क्या डिनोट कर रहा है, पहले दो एज के बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में कितने बीज आए हैं, ये कितने बीज यहां आए हैं, कितने बीज आए हैं। तो यानी टोटल नंबर ऑफ इनका जो वैल्यू होगी वो कितने बीज चाहिए हमें, हमें तो सर कितने मर्जी चाहिए, बस लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, बिकॉज उसने बोला है एनी नंबर ऑफ बीज, हो सकता है 0 यूज हो जाए, हो सकता है 1 हो जाए, 2 हो जाए, बी के बी हो जाए, यानी लेस देन इक्वल टू बी। इसके सॉल्यूशन निकाल देता हूं। So the solution of this equation, solution of this beggars equation is going to give us the number of words, वही हमारे हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको, करते हैं बेटा। तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू होता है तो क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं, नया वेरिएबल ऐड करते हैं, a+1 तक तो था ही, और एक y ऐड कर दीजिए और इक्वल टू b कर दीजिए। नोटिस दैट हर एक वेरिएबल को 0 भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहां x1 की वैल्यू 0 का मतलब यहां कोई भी आया ही नहीं, x2 की वैल्यू 0 का मतलब यहां भी कोई भी नहीं आया। सो एक्साइज जो है 0 भी हो सकते हैं। तो यानी इंडिविजुअल बेगर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस कितने बेगर्स हैं, a+2 बेगर्स हैं, a+1 तो ये थे और वो, सो b में से a+2 गए, इतने तो असली सिक्के बचे, और फेक सिक्के ऐड कितने करेंगे, a+1 करेंगे, क्योंकि a+2 बेगर्स हैं। c में a+1 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करें, a और a कटा तो हमारे पास आ जाएगा, देख लीजिए जरा एक बार देख लेते हैं। अच्छा असली सिक्के क्यों बांट रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे तो 0 अलाउड है ना, मिनिमम 1 थोड़ी ना देने। तो असली सिक्के थे b और नकली सिक्के a+1, c a+1। तो ये हो गया आंसर, a+b+1 c a+1। दिस शुड बी योर आंसर। इसमें एनसीआर वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूं तो ये हो जाएगा a+b+1 c, डिफरेंस ऑफ दीज टू b आ जाएगा। सो a+b+1 cb, a+b+1 cb, c ऑप्शन आंसर आ गया है करेक्ट, क्योंकि इंडिविजुअल बेगर्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, तो कॉइंस क्यों बांटने, सीधे ही हमने n+r-1 cr-1 का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। अब एक दो सवाल डी अरेंजमेंट के भी मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। डी अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट करने थे, मैंने आपको क्लास में भी बोला था, तो ये वाले देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स, याद है आपको 5 लेटर 5 एनवेलप, D5 DN का फॉर्मूला वगैरह सब बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट भी बताया था कैसे आता है। अब हमें क्या करना है कि लेटर्स को डी अरेंज तो करना है, लेटर्स को डी अरेंज तो करना है, बट ये कंडीशन है L1 ऑलवेज गोज टू E5। डी अरेंज करने का मतलब अपने एनवेलप में तो नहीं जाना है, बट ये कंडीशन दे दी अब L1 E5 में ही जाएगा, ऐसे केसेस बताइए करेक्ट। तो डी
बेसिकली देखो क्या कॉन्सेप्ट हो गया, L1 L2 L3 L4 L5 है, E1 E2 E3 E4 E5 है, करेक्ट। इतनी बात सही है, ध्यान से सुनना, इसके बड़े प्यारे दो मेथड्स बताऊंगा मैं आपको। तो अब ये बोल रहे हैं L1 तो देखो E1 में तो जा ही नहीं सकता था, बट E5 में हमेशा हमने भेज दिया। L1 किस पे गया है, E5 के पास ही गया है। तो ऐसे कितने वेज होंगे, तो हम इसके दो केसेस बना लेते हैं। केस वन L1 E5 में गया और L5 E1 में क्रॉस हो गया, मतलब एक दूसरे के एनवलप यूज कर लिए कि अगर L1 तो E5 में गया ही है, और पहला केस बना लिया कि जो L5 है वो E1 में गया है। L5 किस में गया है, E1 में गया है, L5 गोज टू E1। तो अब बचे क्या क्या, L2 L3 L4 E2 E3 E4 बच गए बेटा। ये तीन चीजें, तीन लेटर उन्हीं के एनवलप हैं, आपस में डीअरेंज कर देता हूं, तो ये तो आंसर D3 हो गया सीधे सीधे, क्योंकि L5 E1 में जा रहा है, कितने वेज में जा सकता है भाई, L1 तो E5 में जा ही चुका, L5 अगर E1 में जा रहा है तो बचे तीन जितनी तरह से डीअरेंज हो जाएंगे उतनी तरह से चले जाएगा भाई L5 E1 में। यानी अगर L5 E1 में जा रहा है तो इन तीनों के डीअरेंजमेंट यानी D3 करनी है, और D3 की वैल्यू तुम्हें पता है 2 होती थी। D3 तीन लेटर्स को तीन एनवलप में डीअरेंज दो तरीके से कर सकता हूं। केस 2, अब मैंने पहला केस क्या बनाया कि L5 जो है E1 में गया, अब L5 E1 में नहीं गया। दूसरा केस बना लेता हूं, L5 डज नॉट गो टू E1, L5 डज नॉट गो टू E1, ठीक है। मतलब अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, L2 L3 L4 L5। L1 तो वैसे ही जा चुका, उसे तो भूल जाओ, और एनवलप 1 एनवलप 2, एक काम करते हैं इसे ऐसे लिखते हैं, E2 E3 E4 और E1 को यहां लिख देता हूं क्योंकि E5 तो ऑलरेडी यूज्ड है, करेक्ट। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास ये हो जाएगा कि अब मुझे इन चार लेटर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि ये चारों गलत गलत में जाएं और L5 E1 में ना जाए, L5 E1 में ना जाए। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब खुद के लेटर्स और खुद के एनवलप होते हैं तब तो डीअरेंजमेंट लग जाता है, बट यहां पे दिक्कत ये हो रही थी, स्टार्टिंग में क्यों नहीं सर आपने D4 कर दिया, क्योंकि L5 के पास सारे ऑप्शन अवेलेबल थे ना भाई, शुरू में L5 के पास सारे ऑप्शन अवेलेबल थे क्योंकि E5 तो यूज्ड अप है। डीअरेंजमेंट में क्या होता है, हर एक के पास एक प्रॉब्लम होती है, वो अपने एनवलप में नहीं जा सकता। यही तो डीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि भाई हर लेटर के पास एक दिक्कत है, वो अपने एनवलप में नहीं जाएगा, बट स्टार्टिंग में L5 के पास तो सारे ऑप्शन खुले थे, इसलिए मुझे केसेस बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली D4 नहीं बोल पा रहा हूं। बट अब L5 को भी एक दिक्कत हो गई, वो E1 में जाएगा ही नहीं, वो यहां जाएगा ही नहीं। सो ये बिल्कुल क्लासिक केस ऑफ D4 हो गया है, क्योंकि L2 E2 में नहीं जाएगा, L3 E4 में नहीं जाएगा, L4 E4 में, और L5 को E1 में जाना नहीं है, मैंने केस बना रखा है। यानी ये तो क्वेश्चन सीधे सीधे D4 का हो गया है बेटा, यानी ये तो आंसर इसका क्या हो गया, D4 हो गया सीधे। यानी D4 की वैल्यू तुम्हें पता है 9 आती थी, फॉर्मूले में डाल के देख लेना, D4 की वैल्यू 9 आती है। तो फाइनल आंसर हो गया 11, 9 और 2 का सम 11, ठीक है। तो ये तो केसेस बना के मैंने कर दिया कि भाई जो लेटर 1 ने अगर E5 लिया है तो L5 ने क्या E1 लिया या नहीं लिया, अगर लिया तो D3, अगर नहीं लिया तो D4, D4 प्लस D3 यानी कि 11 हो गया आंसर। अब इसका तो मैं बेटर मेथड बताता हूं, इसका तो मैं एक बेटर मेथड बताता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। क्या है सर बेटर मेथड, मुझे कुछ भी नहीं करना था, मुझे सीधे सीधे क्या करना था, 5 लेटर थे, 5 एनवलप थे, हाँ सर बिल्कुल, शुरू में 5 लेटर 5 एनवलप थे, तो यानी D5 जो होता उसको सीधे बस 1/4 कर देना था। ये क्या कर दिया सर क्या कह रहा हूं, D5 का 1/4 कर दो, खत्म। 1/4 ऑफ D5, D5 क्या होता था 44 होता था, अगर फॉर्मूले में तुमने पुट करके याद हो तो D4/4 11, वही आंसर आ रहा है। 1/4 क्यों किया है, पॉज करके जरा सोच के बताइए, एक बार जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि पॉज करके क्यों किया है मैंने 1/4। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बेटा, कोई केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में सॉल्व हो गया। कैसे, अभी दिखाऊंगा जेईई एडवांस में कितना सिमिलर क्वेश्चन आया है। तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा कैसे 1/4 किया, देखो स्टार्टिंग में जो D5 हुआ उसमें L1 देखो E1 में तो जा नहीं सकता था, L1 कहां गया होगा, L1 would have gone in D5, L1 would have gone to E2 E3 E4 और E5, इन्हीं चार में से किसी पे गया होगा, क्योंकि अपने एनवेलप में तो जाना अलाउड नहीं है, बट सब में बराबर बार गया होगा।
सब में बराबर बार गया होगा। क्यों? क्योंकि कोई इसके लिए स्पेशल तो है नहीं भाई। ऐसा तो है नहीं L1 के लिए E2 ज्यादा स्पेशल है, E3 कम स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं है। L1 के लिए E2 E3 E4 E5 क्या है? इक्वली लाइकली है, मतलब वो हर बार बराबर बराबर बार गया होगा इन सब एनवेलप्स में। ठीक है, तो मान लेते हैं E5 में x बार गया है जो हमें निकालना है, तो इसमें भी x बार गया होगा, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, तो x प्लस x प्लस x प्लस x। सारे केसेस जोड़ लूं कि L1 E2 में गया हो वो भी x, L1 E3 में गया वो भी x, L1 E4 में वो भी x, L1 E5 में वो भी x, तो सारे x 4x जोड़ के ओवरऑल D5 मिलना चाहिए विच इज 44, यानी 4x बराबर D5। तो x की वैल्यू D5/4, क्योंकि 1/4 बार वो L2 E2 में गया होगा, 1/4 बार E3 में, और 1/4 बार E4 एंड 1/4 बार E5 में गया होगा, इसलिए मैंने 1/4 कर दिया। सीधे मैंने 44 का 1/4 11 कर दिया है। तो ये बेटर मेथड है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगर किसी एक का एनवेलप फिक्स कर दिया है तो आप डायरेक्टली उसे उस नंबर से डिवाइड कर देंगे जितने ऑप्शंस उस पे इनिशियली थे। चलिए देखते हैं जरा एक क्वेश्चन, इस पर भी तुमको एडवांस का दिखाता हूं कितना सिमिलर आया है। यहां देखिए 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप्स आर नंबर्ड 1 to 6 कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन एनवेलप्स। तो फिर से वही लेटर 1 लेटर 3 4 5, इस बार 6 लेटर दिए हैं और 6 एनवेलप्स दिए हैं। वैसे कोई कंडीशन ना दे फिर तो आंसर D6 होगा, फिर तो आंसर D6 होगा, बट आगे बोला है ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड, नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवेलप बियरिंग द सेम नंबर, मतलब अपने अपने में नहीं जाना है, मतलब रीअरेंज करना है। एंड मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवेलप नंबर, मतलब L1 हमेशा E2 में जाएगा। बिल्कुल वही कंडीशन दे दी, तो E2 हो E5 हो, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, L1 जो है E2 E3 E4 E5 E6 में बराबर बराबर बार गया होगा। उस पे 5 ऑप्शंस थे बेटा, L1 पे इस बार कितने ऑप्शंस थे? 1 2 3 4 5, तो यानी इसका बस 1/5 कर दूंगा, आंसर आ जाना चाहिए। 1/5 करके आंसर आ जाना चाहिए बेटा, तो D6 का 1/5 आंसर होना चाहिए। ये है शो करने का बेस्ट तरीका। नहीं तो बैठ के वही केसेस बनाओ जैसे पहले बनाए थे कि L1 E2 में गया है तो L2 E1 में गया है या नहीं गया है, जैसे यहां बनाए थे ना, L5 के साथ बनाए थे, इस बार L2 के साथ बनेंगे कि L2 E1 में गया या L2 E1 में नहीं गया, बहुत लंबा हो जाएगा। बेटर है ये सीधे 1/5 करेंगे। D6 का आप याद करिए, dn का फॉर्मूला, dn का फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन, करेक्ट। n की जगह क्या डालना है? 6, तो 6 फैक्टोरियल 1 माइनस प्लस 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1 फैक्टोरियल में ही लिख लूं, प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 प्लस 1/6 फैक्टोरियल। ये दोनों तो कट गए, और अब 6 फैक्टोरियल को अंदर ले जाओ, तो पहला टर्म 6 फैक्टोरियल बाई 2 360, और उसमें से 6 गया 720 बाय 3 फैक्टोरियल 6 एक सेकेंड कितना होता है भाई? 6 12 6 72 ना, 120, तो माइनस 120 प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 5 30 हो गया, और इसमें 6 रह गया और उसमें 1 रह गया, तो ये D6 की वैल्यू है बेटा 240, और 24 और 1 25, यानी कि 265 करेक्ट। 265 क्या है? D6 की वैल्यू, और D6 को अब 265 को 5 से डिवाइड करना है। 5 5 25, 5 3 15, 53 वेज में L1 विल ऑलवेज गो टू E2, L1 विल ऑलवेज गो टू E2। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, और इसको केसेस बना के करोगे फिर से आंसर आ जाएगा। केसेस बना के भी दिखा देता हूं, चलो 53 लाके। ठीक है, तो अब तुम सोच रहे हो कि सर 5 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो नंबर नहीं आया, आएगा, हमेशा आएगा बेटा, क्योंकि वो इक्वली लाइकली है, हमेशा ये चीज उससे डिविजिबल ही आएगी। चलिए केसेस वाला मेथड भी जल्दी से बना देता हूं। मेथड नंबर 2 कि भाई L1 तो E2 में गया, अब L2 E1 में गया या नहीं गया? L2 गया E1 में, फर्स्ट केस, और केस 2 L2 डज नॉट गो टू E1, तो बचा क्या? L1 E2 में गया था, L2 E1 में, मतलब ये 4 एनवेलप्स और ये 4 लेटर्स बचे, तो इनको तो D4 कर ही दो, तो यहां आंसर आता D4 जिसकी वैल्यू होती है 9,
और यहां पर क्या हो रहा है, L1 तो जा चुका, L2 L3 L4 L5 L6 E1 E3, क्योंकि E2 जा चुका है, L1 E2 जा चुके हैं, E4 E5 E6, और अब इसके पास भी ये रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि यहां नहीं जाएगा, यानी 5 लेटर 5 एनवलप D5 कर देना है, जो कि था 44, और 44 प्लस 9 आंसर करना है ऐड 44 प्लस 9 53 ऐसे भी, तो ये भी बढ़िया है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, 2-4 मिनट ज्यादा लग गए, उसमें डायरेक्ट था, तो 53 ही आंसर दोनों सिनेरियो में आ गया है, सी ऑप्शन आ गया है, राइट। अच्छा था ना क्वेश्चन, तो बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है। अब इसी तरीके का एक और बढ़िया क्वेश्चन है जो नहीं आया एडवांस में, बट आ सकता है, यू नेवर नो, बट मैं आपको वो अभी नहीं कराऊंगा, आपको होमवर्क दूंगा, सभी लोग खुद से ट्राई करें, जो लोग प्रॉपर एडवांस लेवल में इंटरेस्टेड हैं वो ही इसको ट्राई करें, मेंस में इतना मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। ये अच्छा प्रॉब्लम है, क्या है, इस बार 5 लेटर दे दिए और उनको डीअरेंज करना है E1 E2 E3 4 में, मतलब E5 मिसिंग है, गायब है, एक लेटर का एनवलप ही गायब है, E5 गायब है, हमें डीअरेंज करना है, मतलब कोई कोई अपने सही में नहीं जाएगा, और एक ऑब्वियसली खाली रहेगा एक लेटर, क्योंकि एक लेटर एक ही एनवलप में जाना है, तो एक लेटर तो खाली रहेगा क्योंकि एक एनवलप ही गायब है, तो L1 L2 L3 L4 L5 को डीअरेंज करना है E1 E2 E3 E4 E5 में, ठीक है, सॉरी E1 E2 E3 E4 में 4 ही एनवलप्स हैं, एक एनवलप ही गायब हो गया, करा दूं? तुम कहोगे कि सर करा दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, और हमसे नहीं हुआ तो क्या होगा, चलिए तो पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करें, और एक बार चैट पे आंसर लिख के बताएं मुझे कि हाँ सर मुझसे खुद से ट्राई किया और हो गया, या सर नहीं हुआ, बहुत ट्राई किया और नहीं भी हुआ, कोई घबराना कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बिकॉज इट इज जेन्युइनली अ वेरी गुड प्रॉब्लम, थोड़ा सा दिमाग इसमें ज्यादा लगेगा। तो केस 1 कि भाई L5 खाली है, क्योंकि अगर L5 कोई खाली कर दो तो बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल, E1 E2 L1 L2 L3 L4 को E1 E2 E3 4 में डीअरेंज कर दूंगा, सो L5 इज एम्प्टी, मतलब वो किसी भी एनवलप में नहीं गया, वो खाली पड़ा हुआ है, तो L1 L2 L3 L4 को E1 E2 E3 E4 में डीअरेंज करना है, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, तो D4 का, D4 की वैल्यू तो 9 होती है, सीधे सीधे 9 आंसर तो यहां से आ गया है, ठीक है। अगला केस, अब अगर D बेसिकली L1 खाली नहीं है, कोई और खाली है, अब इस बार क्या है, L5 सॉरी, L5 खाली था, पहला केस लिया, अब केस 2 ले लिया, L5 इज नॉट एम्प्टी, मतलब कौन एम्प्टी है, कोई भी सर, L1 L2 L3 L4, सो एनी वन ऑफ इंप्लाइज एनी वन ऑफ L1 L2 L3 और L4 इज एम्प्टी, मतलब इसको कोई, इनमें से किसी एक को कोई भी एनवलप नहीं मिला, तो अब इसका कैसे आंसर निकालेंगे, पॉज करके ट्राई, यही मेन चीज करनी है आपको। तो देखो बता देता हूं ट्रिक, बहुत जबरदस्त ट्रिक है भाई, कि अब हम एक काम करते हैं, भाई एक एनवलप खो गया था, हम एक एनवलप फेक लेकर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, भाई E1 E2 E3 E4 तो था ही, ठीक है जी, आपका एक एनवलप खो गया है, हाइपोथेटिकली आप उसको वापस ले आइए, फेक एनवलप, फेक एनवलप ले आइए और इन पांचों को डीअरेंज कर दो, और जिसको ये एनवलप मिला उसकी किस्मत खराब, वो बेचारा खाली रहेगा, समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, आपने क्या किया, एक फेक एनवलप ले आए और D5 कर दीजिए इस केस को, D5 मतलब 44, तो अब जो मान लो E5 पे कौन गया होगा, L5 तो गया नहीं होगा क्योंकि डीअरेंज करा है, तो L5 E5 पर कौन गया होगा, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, जो गया होगा वो खाली है, वो खाली है बेटा, बाकी तो सारे के सारे भरी गए, तो D5 इस केस से यानी 44 और फिर 9 ऐड करके, सो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 प्लस 44 53, 53 हो गया बेटा आंसर, करेक्ट 53 हो जाएगा आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन सेम ही आंसर आ गया, जो एडवांस वाले क्वेश्चन का था आंसर आ गया सेम। किस किस से हुआ ये, थोड़ा मुश्किल था यार खुद से सोचना, क्योंकि फेक एनवलप लाना, बट सोच भी सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2 केसेस बनाने तो ऑब्वियस थे, क्योंकि जिस लेटर का एनवलप नहीं है उसके ऊपर 2 केसेस बनाए और फिर हमने सॉल्व कर लिया। तो बताइएगा जरूर चैट में कि सर हमसे हो गया या नहीं हुआ। चलिए तो खत्म हो गया है आज का लेक्चर सेशन, यहाँ पर दी एंड करते हैं, क्योंकि देखो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई लिमिट नहीं है, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बैच में भी करा दिए थे, काफी सारे आज करा दिए हैं, तो अब होमवर्क में आप PYQs कर लीजिए,
मेंस के और एडवांस्ड के पीएनसी के ऊपर जो जो आपको लगाने हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस तक कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने काफ़ी करा दिए हैं, फिर भी आप बचे कुचे भी कर लीजिएगा। मॉड्यूल में से आप कर सकते हैं। मॉड्यूल के अंदर आपको एक एक्सरसाइज मिल जाएगी जिसमें PYQs डेडिकेटेडली दिए गए हैं। चलिए तो फाइनली आज का लेक्चर हुआ समाप्त। आई होप आप लोगों को बेटा मजा आया। आज पीएनसी पढ़ने में खूब सारे क्वेश्चंस हमने मिक्स करके लगाए कॉन्सेप्ट्स, और अब जो भी चीज़ें आपने क्लास में पढ़ी थी उनको भी रिवाइज करिए और खूब सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी में स्पेशली क्लास 12th की बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं बच्चों हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट समरी रिवीजन लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।